एवरीवन, तो आज की हमारी ये जो स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसकी स्टोरी लाइन से लेकर ग्राफिक डिज़ाइन तक सब कुछ सोल लैंड जैसी टॉप सीरीज जैसा है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम लियू जी है बहुत दर्द में कराह रहा होता है। उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी, पर अच्छी बात ये थी कि उसने उस चोट को एक कपड़े से लपेट रखा था, वरना हर तरफ खून के निशान छूट जाते। इस कड़कड़ाती धूप में अगर इस जख्म पर ध्यान न दिया गया तो इसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो सकती है और पस निकलना शुरू होते ही सब खत्म हो जाएगा। उसके दिमाग में ये सब अजीब शब्द क्यों आ रहे हैं जो इस जमाने के आम लोग नहीं बोलते। शेन लाओहे ने उससे कहा था कि जब ऐसी बातें दिमाग में आने लगे तो इसका मतलब है कि इंसान पर किसी बुरी आत्मा का साया है या ये ईयर ऑफ द रैट का बुरा असर है। शेन लाओहे ने ताकीद की थी कि ये बात वो कभी किसी और को न बताए। दिन खत्म होने में अब 2 घंटे बचे थे और लियूजी तनाव में था क्योंकि अगर आज उसे जंगल से कोई कीमती जड़ी बूटी नहीं मिली तो हुईचुनतांग मेडिकल हॉल का 580 वेन का कर्ज बढ़ते बढ़ते हजारों वेन में बदल जाएगा। ऐसी सूरत में उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विट्यूड यानी गुलामी के दस्तावेज पर दस्तखत करने पड़ेंगे, जो मौत से भी बदतर था। लियूजी दृढ़ संकल्प के साथ कहता है कि वो मर जाएगा पर कभी गुलाम नहीं बनेगा। चाहे लुओ हुनपो में कितनी भी जहरीली मियास्मा गैस हो, उसे अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़नी होगी। ओल्ड मैन शेन ने उसे सिखाया था कि गर्मी के पीक मौसम में फूल और फल मिलने की पूरी उम्मीद होती है। फॉलन सोल स्लोप पर लियूजी जब एक बड़े पेड़ के नीचे देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ एक ऐसी जड़ी बूटी थी जिसके पत्ते 7 हिस्सों में बंटे हुए थे और फल कोरल जैसे सुर्ख लाल रंग के चमक रहे थे। ये मशहूर और कीमती सेवन लीव्स एंड वन ब्रांच या पेरिस पॉलीफिला नाम का पौधा था। इसे निकालने के लिए एक मेटल अवॉइडेंस डिवाइस की जरूरत थी ताकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खराब न हो। लियूजी को टोटल 5 पौधे मिल जाते हैं जिससे वो आसानी से हुईचुनतांग का पूरा कर्ज चुका सकता था। लेकिन अफसोस सिर्फ एक ही पौधा पूरी तरह मैच्योर था। पर वो अपने आप को समझाता है कि लालच नहीं करना चाहिए और माउंटेन गॉड का शुक्रिया अदा करता है। उसके अंदर अब एक नया हौसला आ गया था क्योंकि जब तक उसे गुलामी के दस्तावेज पर साइन नहीं करने पड़ेंगे तब तक जिंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद बनी रहेगी। मास्टर शेन को जब वो ये दिखाएगा तो वो भी खुश हो जाएंगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियूजी मार्केट में मास्टर शेन के स्टॉल पर पहुंच जाता है। मास्टर शेन वहाँ पहले से ही दूसरे हर्ब गैदरर्स का माल चेक कर रहे थे और एक आदमी को कम मैच्योर डेंड्रोबियम्स के लिए सिर्फ 32 वेन दे रहे थे। वो आदमी गिड़गिड़ाता है तो वहाँ खड़ा दूसरा शख्स गुस्से में चिल्लाता है कि मास्टर शेन से कभी गलती नहीं होती, बेचना है तो बेचो नहीं तो दफा हो जाओ। मास्टर शेन उस आदमी को 40 कॉपर कॉइन्स देते हैं क्योंकि आम लोगों को घर के लिए चावल और कोयला खरीदना होता है, वहाँ चांदी के सिक्के कोई नहीं लेता। उसी वक्त लियूजी आगे बढ़ता है और मास्टर शेन को प्रणाम करते हुए अपना पौधा दिखाता है। मास्टर शेन हैरत से कहते हैं कि अद्भुत, आज लॉन्गजी रिज के सारे हर्ब गैदरर्स में से तुम्हारा माल सबसे बेहतरीन है। ये पौधा लगभग 100 साल पुराना है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ऊंची है। वहाँ खड़े दूसरे लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि बड़े गैदर्स को कभी ऐसा माल नहीं मिला और इस टीनेजर ने कमाल कर दिया। शेन मुस्कुराकर कहते हैं कि एक बेहतरीन उस्ताद का एक बहुत ही होशियार शागिर्द निकला। लियूजी कहता है कि ये सब उन्हीं की गाइडेंस की वजह से हुआ है। मास्टर शेन बताते हैं कि उन्होंने कभी किसी को अपना रस्मी डिसिपल नहीं बनाया, पर लियूजी उनके स्टॉल पर माल बेचते हुए ही सब सीख गया। मास्टर शेन इस मैच्योर प्लांट के लिए उसे 500 कॉपर कॉइन्स देते हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि टी हॉर्स रोड के इस इलाके में मास्टर शेन सबसे ईमानदारी से काम करते हैं। लियूजी उनका शुक्रिया अदा करता है और एक रिक्वेस्ट करता है कि मास्टर शेन उसकी तरफ से हुईचुनतांग के अकाउंट सेटल कर दें क्योंकि सर्दी बुखार के इलाज के लिए उन्हें कर्ज चुकाना है। मास्टर शेन उसकी ईमानदारी देखकर खुश होते हैं और कर्ज चुका देते हैं। लियूजी सुकून महसूस करता है कि उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वो अपने आप से कहता है कि गुलाम बनने से बेहतर है बेगर बन जाना, जैसा उसके ग्रैंडपा लू ने सिखाया था। लियूजी अभी सिर्फ 12 साल का था और उसने बहुत चालाकी से सबके सामने पैसे खर्च कर दिए ताकि छोटे चोरों की नजर उस पर न पड़े और मास्टर शेन का दबदबा भी बना रहे। ग्रैंडपा लू हमेशा कहते थे कि लियूजी बहुत प्रिकॉशियस और तेज दिमाग है, पर उन्होंने मरने से पहले आह भरी थी कि काश इसके पास रूट बोन यानी कल्टीवेशन की बुनियाद बेहतरीन होती तो लू फैमिली की धरोहर इसे पास डाउन की जा सकती थी। अब घर में चावल, लकड़ी और नमक खत्म होने वाले थे और उसके स्ट्रॉ सैंडल्स भी टूट चुके थे, इसलिए उसे हर एक कॉइन बहुत सोच समझकर खर्च करना था। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि रात के वक्त मास्टर शेन अपने स्टॉल पर डीप लैम्प की रोशनी में जड़ी बूटियां प्रोसेस कर रहे हैं। उनका एक साथी कहता है कि अब काफी रात हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए। मास्टर शेन कहते हैं कि इन हर्ब्स का मेडिसिनल इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है और अगर इन्हें रात और रात प्रोसेस न किया गया तो इनकी ताकत तेजी से कम हो जाएगी। फिर वो लियूजी के तेज दिमाग की तारीफ करते हैं तो उनका साथी कहता है कि आपको उसे अपना अप्रेंटिस बना लेना चाहिए। मास्टर शेन गंभीर होकर कहते हैं कि मेरी स्किल्स किसी आम इंसान को पास डाउन नहीं की जा सकती। जब तक किसी के पास नेसेसरी टैलेंट न हो वो इस अजीब रास्ते पर नहीं चल सकता। उसी रात लियूजी को ख्वाब में एक विशाल जंगल और एक चमकती हुई सील दिखाई देती है जिस पर लिखा था माउंटेन्स एंड सीज, पेरिलस एंड विक्टोरियस।
जागने पर उसके सर में इतना तेज दर्द होता है जैसे किसी ने रेड हॉट डैगर से वार किया हो। पर जैसे ही वो अपने माइंड को काम करता है, उसका क्यूआई एंड ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ हो जाता है। उसे महसूस होता है कि इस माउंटेन्स एंड सीज की ताकत से वाइटल एनर्जी गैदर की जा सकती है, जो हेवन एंड अर्थ का एसेंस है। कल पेरिस पॉलीफिला तोड़ने से उसके जिस्म में प्राइमोर्डियल एनर्जी शामिल हुई थी, जिससे उसकी ताकत बढ़ गई और थकान गायब हो गई। वो सोचता है कि शायद ये वही एक्स्ट्रॉर्डनरी एनकाउंटर है जिसके बारे में दादाजी बात करते थे। अगली सुबह घर का हिसाब देखकर वो समझ जाता है कि घर चलाना कितना महंगा है। अगर कल वो पौधा न मिला होता तो आज गुजर बसर नामुमकिन था। उसी वक्त उसे बाहर से आन झांग के रोने की आवाज आती है। उनका बेटा हुईचुन तांग का हर्ब गैदरिंग स्लेव था और आज सुबह एक गहरी वैली के बॉटम में गिरकर मर गया। आन झांग सबके सामने रो रो कर भीख मांग रही थी कि कोई उनके बेटे के रिमेन्स को वापस ले आए, वरना वाइल्ड बीस्ट उसे खा जाएंगे। दूसरे गैदरर्स कहते हैं कि खतरनाक घाटी से भारी लाश लाना उनके बस में नहीं है। लियूजी सोचता है कि आन झांग ने कभी उसकी मदद की थी, पर अपनी कमजोर फिजिक के साथ लाश लाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। उसी वक्त हुआंग झेंग नाम का एक कॉप्स कैरियर आगे बढ़ता है और लाश लाने के बदले 10 टेल्स ऑफ सिल्वर मांगता है, क्योंकि ये काम अपनी जान हथेली पर रखने जैसा है। आन झांग के पास सिर्फ 7 टेल्स थी, इसलिए हुआंग झेंग मना कर देता है। तभी लियूजी आगे बढ़ता है और कहता है कि बचे हुए 3 टेल्स ऑफ सिल्वर मैं दूंगा। वो 1000 कॉपर कॉइन्स एडवांस दे देता है। हुआंग झेंग उसकी जुबान और काइंडनेस देखकर तैयार हो जाता है। लियूजी उससे गुजारिश करता है कि वो भी साथ चलेगा ताकि रास्तों में मदद कर सके, घाटी से कोई कीमती जड़ी बूटी ढूंढकर पैसे चुका सके और अपने दिमाग के उस रहस्यमयी मार्ग को चेक कर सके। हुआंग झेंग कहता है कि अगर तुम पीछे छूट गए तो मैं मदद नहीं करूंगा, और दोनों दोपहर को निकलने का फैसला करते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियूजी मार्केट में ब्रदर वोंग के स्टॉल से 50 कॉपर कॉइन्स में एक फैमिली हेयरलूम डॉग स्किन प्लास्टर खरीदता है, क्योंकि घोसली सौरो जोन में आम बैबुक्सियाओ मेडिसिन बेअसर होती है। दोपहर को लियूजी और हुआंग झेंग पहाड़ पर निकलते हैं। लियूजी की वाइटल एनर्जी की वजह से वो मीलों बिना थके चल लेता है, जिसे देखकर हुआंग झेंग हैरत में पड़ जाते हैं। हुआंग झेंग बताते हैं कि घोस्ट सौरो काउंटी में दिन में भी जहरीली मियास्मा गैस रहती है, जो सिर्फ दोपहर के पीक सूरज में साफ होती है। वो कहते हैं कि लाश उठाने के लिए स्टैमिना और टैलिस्मान वाटर की विद्या चाहिए होती है। सूरज चमकते ही हुआंग झेंग घाटी में उतरने लगते हैं और लियूजी को एक बड़े पत्थर के पास रुकने और सीक्रेट एंटीडोट पाउडर का इस्तेमाल करने को कहते हैं। हुआंग झेंग के जाने के बाद लियूजी अपनी हेवनली आई का इस्तेमाल करता है और उसे दूर एक अजीब चमक दिखती है। वो झाड़ियों के पीछे देखता है तो 2 खूंखार मॉन्स्टर्स एक टॉप ग्रेड खजाने 9 लेयर्ड ब्लैक लोटस के लिए आपस में मरने मारने पर उतारू थे। ये लोटस किसी को भी एक स्टेप में हाईएस्ट पावर लेवल पर पहुंचा सकता था, पर लियूजी समझ जाता है कि इन मॉन्स्टर्स के सामने जाना स्ट्रेट सुसाइड होगा, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियूजी वापस उस बड़े पत्थर के पास पहुंच जाता है। तभी जंगल के अंधेरे से एक भारी आवाज आती है जो उसे पुकार रही होती है और कहती है कि अभी वापस जाते वक्त चाहे कोई भी तुम्हारा नाम ले, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुम्हारी सोल हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगी। लियूजी कहता है कि मेरे दादाजी ने सिखाया था कि जिस्म में 3 फायर्स ऑफ लाइफ होती हैं और पीछे देखने से शोल्डर की आग बुझ जाती है, जिससे सडन डेथ भी हो सकती है। हुआंग झेंग की आवाज अंधेरे से आती है कि तुम्हारे दादा जरूर कोई ओल्ड माउंटेन हर्डर थे। फिर वो बताते हैं कि मास्टर शेन के पास 1000 यांग मिरेकल टेक्निक नाम की एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेक्निक है। उसी वक्त अंधेरे से एक और आवाज आती है, लियूजी लियूजी, ये बॉडी बहुत भारी है, मेरी मदद करो। लियूजी का दिमाग चक्कर खा जाता है और वो समझ जाता है कि ये सोल कॉलिंग है, क्योंकि अंकल हुआंग ने उसे कभी इस नाम से नहीं पुकारा था। वो बिना पीछे देखे अपनी स्पीड बढ़ा देता है। तभी असली हुआंग झेंग लाश लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं और उसकी समझदारी की तारीफ करते हैं कि उसने पीछे मुड़कर अपनी आग नहीं बुझाई। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियूजी मार्केट में मास्टर शेन के स्टॉल पर वापस आता है और अपने बास्केट से सोफोरा जैपोनिका लोकस्ट ग्रास के 30 प्लांट्स निकालता है। वहाँ खड़े अनिंग काउंटी के मशहूर रोस्ट मीट रेस्टोरेंट के इंस्ट्रक्टर सोंग बियाओ ये देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। मास्टर शेन कहते हैं कि ये सारे पौधे 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। इंस्ट्रक्टर सोंग इस सारे माल को खरीदना चाहते हैं, तो मास्टर शेन उन्हें कहते हैं कि इसके बदले तुम अपनी मशहूर 9 फ्लेवर वाइन 9 फोल्ड वाइन का एक गॉड इस बच्चे को दे दो, जो फ्लैश एंड ब्लड को नरिश करती है। इंस्ट्रक्टर सोंग कहते हैं कि ये वाइन बहुत पावरफुल है और इस लड़के ने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी, इसकी बॉडी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और आधा सिल्वर भी कम हो जाएगा। पर लियूजी इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। मास्टर शेन कहते हैं कि ये लड़का लॉयल और राइटियस है, तुम इसे मार्शल आर्ट्स की बेसिक सीखने के लिए अपने रेस्टोरेंट बुला लो। इंस्ट्रक्टर सोंग राजी हो जाते हैं और चले जाते हैं। मास्टर शेन लियूजी को बचे हुए कॉपर कॉइन्स देते हैं और दिल में सोचते हैं कि इस लड़के के साथ जरूर कोई मिराकुलस एनकाउंटर हुआ है जिससे इसका चार्म अराउज हो गया है। वो लियूजी को कल सुबह फिर बुलाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियूजी खुश होकर अंकल हुआंग के पास जाता है और उनके बचे हुए 2 टेल्स ऑफ सिल्वर चुका देता है। हुआंग झेंग उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश होता है और उसे एक बेहतरीन मील पर ट्रीट करता है।
खाने के दौरान लियूजी मार्शल आर्ट्स मास्टर्स की लिमिट के बारे में पूछता है तो हुआंग झेंग बताते हैं कि महान मास्टर्स कहते हैं कि ह्यूमैनिटी का रीम बाउंडलेस है, जहां जिस्म का कोई एक ड्वेलिंग प्लेस नहीं होता। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में 3 पासेस होते हैं जो स्ट्रेंथ, एनर्जी और स्पिरिट के बैरियर होते हैं। झोंगली गुआन पास में इंटरनल एनर्जी को मजबूत करके मास्टर इनवल्नरेबल हो जाता है और दुश्मन को 100 पेसिश की दूरी से एक सिंगल ब्रेथ से मार सकता है। रीचिंग दैट लेवल वो देवताओं की तरह हो जाते हैं, पर 99% लोग इस रास्ते पर नहीं चल पाते। अगर तुमने इनर स्ट्रेंथ कल्टीवेट कर ली तो तुम अनिंग काउंटी के 300 माइल टी हॉर्स पाइपलाइन के बॉस बन जाओगे। फिर हुआंग झेंग उसे बताते हैं कि टी हॉर्स रोड को 4 ग्रेट हॉल्स और 8 ग्रेट फैमिलीज कंट्रोल करती हैं, जिनमें से लुओयांग और शेनयांग फैमिलीज पानी के जरिए और यांग और लिन फैमिलीज पहाड़ के जरिए अपना राज चलाती हैं और हमारा वास्ता इन्हीं से पड़ता है। हुआंग झेंग बताते हैं कि टी हॉर्स रोड पर 4 बड़े डिपार्टमेंट्स और 8 बड़ी फैमिलीज का कब्जा है, जिनमें से शेन, लुओयांग और लिन फैमिलीज ने अनिंग काउंटी को पूरी तरह कवर कर रखा है। आम लोगों की जिंदगी की हर चीज पर उनका ही मार्क है। फिर वो बताते हैं कि मास्टर शेन खुद उसी महान शेन फैमिली के मेंबर हैं। लियूजी सोचता है कि जो इंसान इतनी बड़ी फैमिली में पैदा हुआ हो, वो पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और जान जोखिम में डालने की मुसीबतें क्यों उठाएगा। असल में किस्मत अमीर और गरीब में बंटी होती है। एक अमीर इंसान के सिर्फ एक आइडिया की वजह से दर्जनों हर्ब गैदरर्स की जान जा सकती है। मास्टर शेन अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के एल्डर सन की वाइफ के बेटे नहीं थे, बल्कि उनकी माँ एक मिस्ट्रेस यानी रखेल थी। सेकेंड वाइफ के मैंशन में जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें कभी मेन हॉल में आने की या डाइनिंग टेबल पर बैठने की इजाजत नहीं थी। वहाँ का मास्टर एक राजा की तरह और फर्स्ट वाइफ एक महारानी की तरह होती थी। बच्चों को बचपन से ही एक दूसरे से मुकाबला करना सिखाया जाता था और उनकी माँ उन्हें हमेशा फर्स्ट मैडम को खुश करना सिखाती थी। लेकिन मास्टर शेन ने बचपन में ही देख लिया था कि आप चाहे जितने भी हम्बल हो जाए, लोग हमेशा आपको नीची नजर से ही देखेंगे। उन्हें सिर झुकाकर कीचड़ में जीना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर नंगे पैर बाहर निकल आए और कीचड़ में मेहनत करके अपनी एक नई पहचान बनाई। एक आम इंसान के लिए इस मुकाम तक पहुंचना पूरी जिंदगी में भी नामुमकिन होता है। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी शेन फैमिली के दरवाजे पर सर्वाइवल के लिए संघर्ष किया और बाकी की जिंदगी में उन्हें फीमेन डुंजिया के रास्ते पर चलने का सौभाग्य मिला, जिससे उन्होंने अपनी आजीविका सीखी। लॉन्गजी रिस पर उन्होंने जो इतना बड़ा नाम कमाया, वो इसी विद्या के दम पर था। लियूजी सोचता है कि अंकल हुआंग का कॉर्प्स कैरिंग मेथड और मास्टर शेन की 1000 सन्स टेक्निक वाकई कमाल है। मास्टर शेन लियूजी से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे ये स्किल सीखना चाहते हो। लियूजी जानता था कि अगर वो मास्टर शेन की स्किल्स का कुछ हिस्सा भी सीख लें और अपने दिमाग की उस छोटी सील की ताकत से मिला दे, तो हजारों मील में फैला ये लॉन्गजी रिस पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाएगा। पर वो ये भी सोचता है कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। वो तो एक गरीब हर्ब गैदरर है, तो मास्टर शेन उससे क्या चाहते हैं। लियूजी पूरी श्रद्धा के साथ मास्टर शेन को चाय सर्व करता है और उनका आदर करता है। मास्टर शेन हंसते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम इतनी छोटी उम्र में भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो। जब से तुमने आन झांग की मदद के लिए 3 टेल्स ऑफ सिल्वर दिए और कॉर्प्स कैरियर उनके बेटे के रिमेन्स लेकर आया, तब से ये बात पूरे अनिंग काउंटी में फैल चुकी है। अब बाहर सब तुम्हें एक ऐसा इंसान कहते हैं जो हमेशा दूसरों का एहसान चुकाता है, एक गहरा और लॉयल लड़का। लियूजी कहता है कि आन झांग ने पहले मेरी जान बचाई थी, मैंने तो बस थोड़ा सा फर्ज निभाया है। मास्टर शेन उसे उठने को कहते हैं और बताते हैं कि उनकी स्किल्स किमेन रोड की हैं, जिसे कोई आम इंसान नहीं सीख सकता। इसके लिए इनहेरेंट टैलेंट या एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज का होना जरूरी है। उन्होंने सोचा था कि वो इस कला को अपने साथ ही कब्र में ले जाएंगे, पर लियूजी के रूप में उन्हें एक प्रॉमिसिंग टैलेंट मिल गया, जो दयालु भी है और चतुर भी। मास्टर शेन कहते हैं कि किमेन के रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं और इसे सीखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, जो किस्मत से ही तय होता है। लियूजी सोचता है कि पहले तो उसके पास कोई बोन स्ट्रक्चर नहीं था, तो ये टैलेंट अचानक कहाँ से आया। जरूर ये उस माउंटेन एंड सी सील का असर है, जो आगे चलकर उसे और भी बड़े सरप्राइज देगी। मास्टर शेन बताते हैं कि किमेन दुंजिया अपर और लोअर लेवल्स में बनता है। उनके उस्ताद एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन थे, पर वो अपर 3 लीनेज से नहीं थे, इसलिए मास्टर शेन ने सिर्फ लोअर 3 मेरिडियंस की स्किल्स सीखी हैं, जो टी हॉर्स रोड पर नाम कमाने के लिए काफी हैं। लियूजी सोचता है कि अगर लोअर मेरिडियन से ही लॉन्गजी रिस पर राज किया जा सकता है, तो अपर मेरिडियंस की ताकत कितनी होगी। मास्टर शेन बताते हैं कि इन स्किल्स को प्रैक्टिस करने के बाद इंसान लॉन्गजी रिस में आजादी से घूम सकता है। वो बताते हैं कि लॉन्गजी रिस एक फैंग शुई ट्रेजर लैंड है, जहां अनगिनत रेयर नेचुरल ट्रेजर्स मिलते हैं, जिन्हें इस काम में मेलन कहा जाता है। 60 साल पुराने पौधे को स्मॉल मेलन और 100 साल से ऊपर के पौधे को बिग मेलन कहते हैं। लियूजी समझ जाता है कि ये सारा खेल मेलन पिकिंग यानी खजाना ढूंढने की स्किल्स का है, और वो 9 लेयर्ड ब्लैक लोटस भी एक बड़ा मेलन है, जिसे वो अपनी स्किल्स से हासिल कर सकता है। मास्टर शेन उसे बताते हैं कि स्पिरिट कंपेनियन की लीनेज और भी प्रेशियस है, जिसके बारे में वो बाद में बताएंगे।
वो लियू जी को हिदायत देते हैं कि कभी लालच में आकर जल्दी कामयाबी के पीछे मत भागना और अब से हर रोज दोपहर को स्पिरिट्स को नर्चर करने की आर्ट सीखने उनके पास आना। एबी हम अगले सीन में देखते हैं कि लियू जी पिछले 3 दिनों से हर रोज दोपहर को मास्टर शेन के पास कल्टीवेशन के लिए जा रहा है, जिससे उसके लिए एक नई दुनिया खुल गई है। मास्टर शेन उसे स्टांस वॉकिंग स्किल की लगन से प्रैक्टिस करने को कहते हैं। तभी लियू जी को जड़ी बूटियों की एक बहुत तेज और ताज़ा खुशबू आती है। मास्टर शेन उसे 30 साल पुराने गिनसेंग से भरा एक जार देते हैं, जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पहले से बहुत बेहतर हैं। लियू जी सोचता है कि अगर पहाड़ों में ऐसा जिनसेंग मिले तो इसके बदले कितने सिल्वर कॉइन्स और मटन सूप के बाउल्स मिल सकते हैं। वो मास्टर शेन का शुक्रिया अदा करता है। मास्टर शेन उसे एक पट्टी देते हैं और कहते हैं कि अगले 3 दिनों तक तुम्हें अपनी आंखों पर ये ब्लाइंड फोल्ड बांध कर रखना है और इसे बिल्कुल नहीं हटाना है, और इस दौरान खाने पीने का सामान तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। लियू जी उन्हें अश्योर करता है कि वो इसे नहीं हटाएगा। आंखों पर पट्टी बांधने के बाद हर तरफ इतना अंधेरा हो जाता है कि वक्त जैसे रुक जाता है और उसके अंदर एक चिड़चिड़ाहट और जलन होने लगती है। मास्टर शेन बाहर से उसे देखते हैं और सोचते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड असल में दिल को नर्चर करने और बेचैनी को खत्म करने के लिए है। अगर थोड़ी सी भी इम्पेशंस दिखाई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पर लियू जी के पास न सिर्फ सब्र था, बल्कि उसका सेल्फ कंट्रोल भी बड़े महलों के नव युवकों से 100 गुना बेहतर था। 3 दिन बीतने के बाद मास्टर शेन उसे पट्टी हटाने को कहते हैं। पट्टी हटाते ही लियू जी के हाथ में कुछ कॉपर कॉइन्स होते हैं। वो बिना रोशनी के ही देखकर बता देता है कि लेफ्ट साइड वाले पुराने कॉइन्स हैं, राइट वाले नए कॉइन्स हैं और बीच वाले कॉइन में एक क्रैक है। मास्टर शेन खुश होकर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, क्या ये नाइट विजन है? लियू जी हैरान और खुश था, क्योंकि गहरे जंगलों में अंधेरा होते ही हर्ब गैदरर्स अंधे हो जाते थे और चल भी नहीं पाते थे। पर अब इन आंखों की वजह से वो आधी रात को भी घने जंगलों में फेरोशियस बीस्ट्स और ट्रेजर्स को साफ साफ देख सकता था। ये गैदरर्स के लिए एक अनपैरेलल्ड डिवाइन स्किल थी। मास्टर शेन कहते हैं कि तुम्हारी आंखें सितारों की तरह चमक रही हैं, तुम नाइट विजन हासिल करने में कामयाब रहे हो। लियू जी मास्टर शेन को इस महान एहसान के लिए धन्यवाद देता है। मास्टर शेन कहते हैं कि ये तुम्हारी खुद की एबिलिटी की वजह से हुआ है। अब वो लियू जी को अगली बार पहाड़ों में जाकर कुछ ऐसा बेहतरीन माल ढूंढने को कहते हैं जिससे उन्हें तसल्ली मिल सके। लियू जी वादा करता है कि वो उन्हें निराश नहीं करेगा। वो जानता था कि 9 लेयर्ड ब्लैक लोटस के पास जाना अभी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसे किसी रिमोट और डेंजरस जगह पर ट्रेजर सर्च करना होगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियू जी वेस्ट स्ट्रीट के कसाई झांग के स्टॉल पर अंकल हुआंग से मिलता है, जिन्होंने लाश उठाने के बदले मिले 10 टेल्स ऑफ सिल्वर को आज ही खर्च करने का मन बनाया था, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद पैसा साथ नहीं जाता। लियू जी उनसे पूछता है कि क्या आजकल लॉन्गजी रिज पर कोई रेयर चीज देखने को मिली है। हुआंग झेंग बताते हैं कि इविल टाइगर क्रीक के पास 3 लेगेड टोड्स देखे गए हैं, जो बेहद टॉक्सिक यानी जहरीले होते हैं, और कई एक्सपीरियंस्ड हंटर्स वहां अपनी जान गंवा चुके हैं। हुई चुनतांग इसके एक सिंगल टोड के लिए 80 टेल्स ऑफ सिल्वर देने को तैयार है। हुआंग झेंग अंदाजा लगाते हैं कि जरूर मास्टर शेन ने लियू जी को कोई इंस्ट्रक्शन दी है और वो अपनी काबिलियत दिखाने के लिए इसे पकड़ना चाहता है। वो उसे वार्न करते हैं कि अगर पूरी तरह सर्टेन न हो तो अपनी जान जोखिम में मत डालो। लियू जी जानता था कि उसकी नाइट विजन की वजह से उसके पास दूसरों से बेहतर चांस है, पर उसे और भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मेथड्स चाहिए होंगे। लियू जी खाने के बिल के पैसे शेयर करने की जिद करता है, क्योंकि उसके दादाजी ने सिखाया था कि भाइयों में भी हिसाब साफ होना चाहिए। हुआंग झेंग उसकी इस खुददारी को देखकर बहुत खुश होते हैं। लियू जी सोचता है कि उसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। पहले मार्शल आर्ट सीखनी होगी और फिर 3 लेग्ड टोड को पकड़ना होगा। एबी हम अगले सीन में देखते हैं कि लियू जी अगली सुबह रोस्ट मीट शॉप में मार्शल आर्ट सीखने पहुंचता है। वहाँ धूप और हवा में खड़े होकर स्टैंस मेडिटेशन करना होता है, जिसकी फीस 3 महीने के लिए 40 टेल्स ऑफ सिल्वर थी, जिसमें हर्बल डिकॉक्शंस और खाना शामिल नहीं था। वहाँ खड़ा सीनियर ब्रदर ली लियू जी को एक मामूली हर्ब गैदरर समझकर उसका मजाक उड़ाता है कि मार्शल आर्ट सीखना इतना आसान नहीं है, अपने पैसे बर्बाद मत करो। लियू जी जानता था कि इस मोड़ पर पीछे हटना मतलब हमेशा के लिए दब जाना है। तभी जूनियर ब्रदर वांग आकर बताता है कि ये लड़का इंस्ट्रक्टर सोंग बियाओ को जानता है। ये सुनकर सीनियर ब्रदर ली का रवैया बदल जाता है और वांग लियू जी को बैकयार्ड में ले जाता है, जहाँ सीनियर ब्रदर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। लियू जी उनकी डायमंड जैसी स्ट्रॉन्ग बॉडीज को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर उसका जिस्म भी ऐसा हो जाए तो वो पहाड़ों के किसी भी डेंजरस इलाके में जा सकता है। तभी हेड इंस्ट्रक्टर सोंग बियाओ वहाँ आते हैं और लियू जी को मुस्कुराकर ग्रीट करते हैं, क्योंकि लियू जी ने उनके लिए पहले लोकस्ट ग्रास इकट्ठा की थी। इंस्ट्रक्टर सोंग उसकी फीस माफ कर देते हैं, पर रूल के मुताबिक कहते हैं कि अगर 3 महीने के अंदर तुमने कुछ नहीं सीखा तो तुम्हें अप्रेंटिस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लियू जी उनका शुक्रिया अदा करता है। इंस्ट्रक्टर सोंग उसे बर्निंग बॉडी रेस्टोरेंट की 3 बेसिक स्किल्स बताते हैं। बॉडी मूवमेंट के लिए स्नेक स्टेप, दुश्मनों को ढेर करने के लिए मैजिक स्टोन पाम और मसल्स और बोन्स को कल्टीवेट करने के लिए टाइगर टेमिंग स्टेक फुहुजुआंग। इंस्ट्रक्टर सोंग उसे फुहुजुआंग का स्टांस करके दिखाते हैं, जिसमें मूवमेंट्स के साथ बॉडी की हर मसल इन्वॉल्व होती है।
वो सोचते हैं कि इस अनपढ़ गांव के बच्चे को सीखने में वक्त लगेगा और अगर ये आज 8 में से 2 पोस्चर्स भी याद रख लें तो बहुत है। पर लियूजी कहता है कि उसे पहली बार में ही 7 पोस्चर्स याद हो गए हैं और 8वें के लिए अभी उसके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग हैरान रह जाते हैं कि एक बार देखने पर ही 7 पोस्चर्स याद कर लेना एक ट्रू मार्शल आर्ट्स जीनियस की निशानी है। वो लियूजी को प्रैक्टिस करने को कहते हैं। प्रैक्टिस के दौरान जब लियूजी अपनी स्ट्रेंथ को मसल्स और बोन्स के जरिए फ्लो करने देता है तो अचानक उसके एब्डोमेन यानी पेट से गड़गड़ाहट की आवाज निकलती है। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग उसकी समझदारी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कल्टीवेशन के लिए पेट भरकर अच्छा खाना बहुत जरूरी है ताकि बॉडी में शियाइन ब्लड स्टिमुलेट हो सके। वो उसे एक बेहद न्यूट्रिशियस चिकन सूप देते हैं जिसे पीते ही लियूजी के पेट में एक गर्माहट और अनप्रेसिडेंटेड फुलफिलमेंट महसूस होती है। वो समझ जाता है कि अगर एक साधारण चिकन सूप का इतना असर है तो मार्शल आर्ट स्कूल की असली मेडिसिनल डाइट से उसकी कल्टीवेशन स्पीड कितनी तेज हो जाएगी। लियूजी बर्निंग रेस्टोरेंट में अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। वहाँ काम करने वाला वांग चैंग बेहद कॉशियस और पोलाइट रहता था क्योंकि सीनियर ब्रदर हुआंग एक बहुत ही अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। वो महंगे मेडिसिनल कुजीन का खर्च आसानी से उठा सकते थे जिससे उनकी मार्शल आर्ट्स में एंट्री बहुत तेजी से हो रही थी और वो एक ट्रू मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने के बेहद करीब थे। लियूजी के दिल में मार्शल आर्ट्स को लेकर कुछ डाउट्स चल रहे थे, इसलिए वो सीनियर ब्रदर हुआंग के पास एनलाइटनमेंट के लिए जाता है। लियूजी पूछता है कि सीनियर ब्रदर, इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस से हम अपनी बॉडी को होन करते हैं ताकि शरीर का क्यूआई और ब्लड बढ़ सके, पर असल में ये क्यूआई और ब्लड क्या चीज है? सीनियर ब्रदर हुआंग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस लड़के को आए सिर्फ 10 ही दिन हुए थे और इसने न सिर्फ टाइगर टेमिंग स्टांस पर महारत हासिल कर ली थी बल्कि शरीर के भीतर के क्यूआई और ब्लड को वैगुली सेंस करने लगा था। ये कल्टीवेशन स्पीड वाकई हैरान करने वाली थी। हुआंग बताते हैं कि हम मार्शल आर्ट्स मास्टर्स आखिरी दम तक सिर्फ फ्लैश एंड ब्लड के बने इंसान ही रहते हैं। भला हमारा शरीर लोहे के ब्लेड्स और पीतल के क्लब्स का मुकाबला कैसे कर सकता है, लेकिन फिर भी एक पावरफुल मार्शल आर्ट्स मास्टर अपने एक ही वार से चट्टानों के टुकड़े कर सकता है और नंगे हाथों से तलवार तोड़ सकता है। ये सब उस एनर्जी और ऑरा की वजह से होता है जो मसल्स और बोन्स के मजबूत होने से कल्टीवेट होती है। ये एनर्जी हमारे खून से ही पैदा होती है। जैसा कि कहा जाता है, वाइटल एनर्जी यानी क्यूआई हमेशा खून से ही ओरिजिनेट होती है, इसलिए शरीर में जितना ज्यादा ब्लड होगा आपका स्पिरिट उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा और आप अपनी स्किल्स को उतना ही बेहतर होन कर पाएंगे। स्टैंडिंग मेडिटेशन के जरिए धीरे धीरे इस एनर्जी पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है, जैसे किसी रस्सी को मरोड़ कर एक कर दिया गया हो। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आपके पंचेस और किक्स दूसरों से कई गुना ज्यादा हैवी हो जाते हैं। फिर चाहे आप एक सूखी लकड़ी की तरह पतले ही क्यों न हो, आपकी एक कोशिश से आप कई 100 पाउंड वजन के एक तगड़े इंसान को भी आसानी से धूल चटा सकते हैं। यही क्यूआई और ब्लड का असली खेल है और जो इस पर कंट्रोल पा लेता है वही इस देश का एक ट्रू मार्शल आर्ट्स मास्टर बनता है। लियूजी उनकी बातों को गहराई से समझता है और सोचता है कि ग्रैंडपा ने हमेशा कहा था कि कभी भी ओवरली एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। अब उसके शरीर में वो वार्म करंट वापस आ चुका था और क्यूआई और ब्लड के कन्वर्ज होने के फेंट साइंस भी दिखने लगे थे। अगर वो इसी तरह एक एक स्टेप आगे बढ़ता रहा तो एक दिन वो भी इस पर पूरी तरह कंट्रोल पा लेगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियूजी बहुत सुबह ही बर्निंग रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जहाँ सीनियर ब्रदर वांग और सीनियर ब्रदर ली पहले से मौजूद थे। लियूजी उन्हें ग्रीट करता है। तभी इंस्ट्रक्टर सॉन्ग भी वहाँ आते हैं तो लियूजी उनसे कहता है कि इंस्ट्रक्टर, कल रात जब मैं घर पर अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा था तो ऐसा लगा जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई है। पहले मुझे अपने शरीर में सिर्फ एक वार्म करंट महसूस होता था, पर कल रात वो करंट इतना स्ट्रॉन्गर हो गया जैसे किसी ने जोरदार पाम से हिट किया हो और सब आपस में टाइटली स्क्वीज हो गए। क्या मैं वाकई क्यूआई और ब्लड को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया हूँ? ये सुनकर इंस्ट्रक्टर सॉन्ग हैरान रह जाते हैं। लियूजी जब उनके सामने अपनी फोर्स एक्सिक्यूट करता है तो उसके टेंडन्स 1 इंच और लंबे खिंच जाते हैं। यही वजह थी कि उसके भीतर इतनी जबरदस्त ताकत आ चुकी थी। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक पुरानी कहावत है कि जिसके टेंडन्स 1 इंच ज्यादा लंबे होते हैं वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है। लियूजी ने जो पंच हवा में मारा था उसे एक आम एडल्ट स्ट्रॉन्ग मैन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सीनियर ब्रदर हुआंग हंसते हुए कहते हैं कि इस मार्शल आर्ट स्कूल में एंट्री पाने के लिए 3 साल का वक्त मॉडरेट माना जाता है और 6 महीने में एंट्री पा लेना एक्सीलेंट होता है, पर तुमने तो आधे महीने से भी कम समय में इसे अचीव कर लिया। ब्रदर लियू वाकई एक थेन एंड टैलेंट है। लियूजी सोचता है कि अब उसकी एंट्री सच में हो चुकी है और अगर वो इसी स्पीड से प्रैक्टिस करता रहा तो लॉन्गजी रिज के गहरे जंगलों से ट्रू प्रेशियस मेडिसिन गैदर कर पाएगा। उस वक्त वो इतने पैसे कमा लेगा कि मटन सूप क्या खाने के लिए पूरा का पूरा भेड़ खरीद लेगा। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग को सोच में डूबा देख लियूजी पूछता है कि इंस्ट्रक्टर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? इंस्ट्रक्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुमने कोई गलती नहीं की। गलती मुझसे हुई है कि मेरी आंखें मास्टर शेन जितनी तेज नहीं थी, जो मैंने तुम जैसे प्रॉमिसिंग टैलेंट को पहले नहीं पहचाना।
तुम जैसे अनपैरेलल्ड जीनियस को अगर मैं अपने मास्टर से इंट्रोड्यूस करवा पाता और तुम उनके ट्रू डिसिपल बन पाते तो फ्यूचर में तुम्हारी अचीवमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होती। पर अब तुम्हें मास्टर शेन ने अपने पास रख लिया है, इसलिए मैं तुम्हें उनसे छीनने की जिद नहीं करूंगा। वो लियू जी को बताते हैं कि उसका टाइगर टेमिंग स्टांस लगभग परफेक्ट हो चुका है, इसलिए अब वो उसे स्नेक वॉकिंग टेक्निक सिखाएंगे। स्नेक मूवमेंट का पूरा एम्फेसिस स्विमिंग शब्द पर होता है, जिसमें ब्रूट फोर्स से स्प्रिंट नहीं करना होता, बल्कि घास में रेंगने वाले एक निम्बल स्नेक की तरह चलना होता है। जमीन के करीब दौड़ते हुए एक घोंसली फिगर की तरह सीमलेस ट्रांजिशन करना होता है। इसमें वेस्ट और हिप्स पूरी बॉडी का एक्सेस होते हैं और नीज और एंकल्स एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग्स डांस करके दिखाते हैं कि कैसे अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को प्रेस डाउन करना है और खुद को एक कैरिंग पोल की तरह इमेजिन करना है जिसके दोनों एंड्स नीचे सिंक हो रहे हों। नीज को थोड़ा बेंड करना होता है और स्पाइन एक बो यानी धनुष की तरह आर्क होकर पावर स्टोर करती है। वो लियू जी को जमीन पर बनी लाइंस पर चलने को कहते हैं और हिदायत देते हैं कि शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं छलकनी चाहिए और ना ही कोई स्टेक टच होना चाहिए। लियू जी पूरे दिन लगन से प्रैक्टिस करता है। दिन खत्म होने पर इंस्ट्रक्टर सॉन्ग उसके लिए कॉर्डिसेप्स के साथ पका हुआ चिकन सूप मंगवाते हैं ताकि उसकी बॉडी रिप्लेनिश हो सके। लियू जी उनका शुक्रिया अदा करता है पर कहता है कि बिना किसी मेरिट के वो ये काइंडनेस एक्सेप्ट नहीं कर सकता और वो काफी लेट होने की वजह से घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर लियू जी सोचता है कि अब उसके शरीर में क्यूआई और ब्लड की एंट्री हो चुकी है और उसने मूवमेंट टेक्निक्स भी सीख ली हैं, तो अब उसे स्नेक वॉक को असली पहाड़ों पर ट्राई करना चाहिए। वो आज रात ही पहाड़ों में जाकर लोकेशन स्काउट करने का फैसला करता है। आम लोगों के लिए आधी रात को पहाड़ों में जाना मौत के मुंह में जाने जैसा था, पर लियू जी के लिए ये काफी कंफर्टेबल था। क्यूआई और ब्लड के कंट्रोल की वजह से पहाड़ों की ठंडी हवा भी उसके शरीर को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी। तभी अपनी नाइट विजन की मदद से उसे झाड़ियों में एक पौधा दिखता है जो सिर्फ 10 साल पुराना था, इसलिए वो उसे छोड़ देता है और उसकी लोकेशन नोट कर लेता है ताकि बाद में पिक कर सके। वो सोचता है कि माउंटेन एंड सी सील की ये एबिलिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई अपने खुद के खेत का इंस्पेक्शन कर रहा हो। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियू जी पहाड़ के एक बेहद ईरी और सन्नाटे वाले इलाके में पहुंच जाता है। वहां एक बहुत ही रिच ब्लू लाइट चमक रही थी, जिसका मतलब था कि वहां आम दुनिया से परे कोई बहुत बड़ी कैलामिटी मौजूद है और जहां ऐसा खतरा होता है वहां बेहद पावरफुल बीस्ट्स भी होते हैं। उसे अंकल हुआंग की बात याद आती है कि इविल टाइगर क्रीक का वो 3 लेग टोड पूरे 80 टेल्स ऑफ स्नोफ्लेक सिल्वर का है जो मूनलाइट को स्वॉलो और स्प्रेड करता है। ग्रैंडपा ने भी कहा था कि जब माउंटेन स्पिरिट्स और वाइल्ड मॉन्स्टर्स एक सर्टेन पावर लेवल पर पहुंच जाते हैं तभी उन्हें मूनलाइट को एब्जॉर्ब और एक्सहेल करने की समझ आती है। इसका मतलब ये 3 लेग टोड अब एक स्पिरिट बनने वाला था। लियू जी को मास्टर शेन की लव चार्म यानी हार्ट टू हार्ट टैलिस्मान की बात याद आती है कि जो लोग इस विधा में माहिर होते हैं वो खूंखार बर्ड्स और बीस्ट को सबड्यू करके उन्हें अपने काम पर लगा सकते हैं, पर वो जानता था कि ये 3 लेग टोड इनक्रेडिबली पावरफुल है और वो इसे अभी अपनी फोर्स से सबड्यू नहीं कर सकता। उसे एक फूल प्रूफ सोल्यूशन ढूंढना होगा। तभी वो टोड इतनी तेज स्पीड से भागता है कि लियू जी अपनी आधी ताकत लगाने के बाद भी उसे नहीं पकड़ पाता और समझ जाता है कि पीछे भागना बेकार है। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग ने सिखाया था कि खुद से ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए हमेशा सरप्राइज अटैक करना चाहिए, इसलिए जब तक परफेक्ट स्ट्राइक का मौका न मिले तब तक कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अपनी इस खोज के दौरान लियू जी को जमीन से डिकेड्स पुराना एट्रैक्टिलोड्स मैक्रोसिफिला रूट मिल जाता है जो एक बेहद कीमती जड़ी बूटी थी। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियू जी मार्केट में हर्ब शॉप पर पहुंचता है जहां मास्टर शेन आज मौजूद नहीं थे क्योंकि वो सुबह जल्दी ही किसी काम से बाहर गए थे। वहां का मुनीम लियू जी के लाए हुए बेहतरीन माउंटेन प्रोडक्ट्स और स्वीट पोटैटो रूट्स को देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि इतनी अच्छी क्वालिटी और उम्र का माल खोदना आसान नहीं है। वो लियू जी को उसके बदले कॉपर कॉइन्स देता है। लियू जी मार्केट के बाकी स्टॉल्स को देखता है और सोचता है कि वर्नाकुलर नॉवेल्स में जो सिंपल मार्केट्स और रातों रात अमीर बनने की कहानियां होती हैं वो सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं। वो अपने क्यूआई और ब्लड को टोन करने के लिए 200 कॉइन्स में आधा केटी रेड रूटलेट्स और 100 कॉइन्स पर टैल के हिसाब से 2 आउंस रेड ब्लड वाइन खरीदता है जो काफी महंगी थी। वो सोचता है कि अगर उसने सफेद रूट स्टॉक बेचकर इतने पैसे न कमाए होते तो वो इन कीमती टॉनिक्स की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग वाकई पैसों का एक बॉटमलेस पिट थी। वो पूरे 500 युआन का हिसाब चुकता करता है। तभी पास के कसाई के स्टॉल पर एक बूढ़े बीमार कुत्ते को लेकर हंगामा हो रहा था। स्टॉल का मालिक चिल्ला रहा था कि इस बूढ़े कुत्ते को यहाँ से हटाओ, इसमें से सिर्फ कुछ पाउंड मीट ही निकलेगा और अगर फूड पॉइजनिंग हो गई तो ली फैमिली के दशकों पुरानी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। वो उसे कुछ दर्जन कॉइन्स में भी खरीदने को तैयार नहीं था। लियू जी जब उस बूढ़े कुत्ते को देखता है तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसी व्हाइट लाइट चमकती है जो 100 साल पुरानी मेडिसिन से भी 10 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी। वो तुरंत समझ जाता है कि इस बूढ़े कुत्ते के पेट के अंदर कोई लेजेंडरी कैनाइन ट्रेजर यानी डॉग बाउ छुपा हुआ है। लियू जी कसाई के पास
जाता है और पूछता है कि क्या यहाँ कुत्ते का मीट मिलेगा। कसाई कहता है कि आज डॉग मीट नहीं है, पर कल आया हुआ एक बीफ लेग है। लियूजी कहता है कि उसे आज सिर्फ डॉग मीट ही खाने की क्रेविंग है। कसाई मजाक उड़ाते हुए उस बूढ़े कुत्ते की तरफ इशारा करता है कि इसके तो दांत भी गिर चुके हैं और ये सिर्फ स्किन एंड बोन्स है। इसे स्ट्यू करोगे तो ये जलकर लकड़ी बन जाएगा और इसका मीट चबाना नामुमकिन होगा। लियूजी चालाकी से कहता है कि बूढ़े कुत्ते के मीट की अपनी एक अलग खुशबू होती है और चबाने पर वो और भी फ्रेग्रेंट लगता है, और सबसे बड़ी बात कि ये सस्ता है। वो कसाई को 35 कॉइन्स ऑफर करता है। कसाई सोचता है कि ये मरियल कुत्ता वैसे भी मरने वाला है, तो वो 35 कॉइन्स लेकर कुत्ता लियूजी को सौंप देता है। लियूजी मन ही मन बेहद खुश होता है क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के 3 सबसे प्रेशियस ट्रेजर्स में से एक है, जिसे डॉग गोल्ड भी कहा जाता है। इसकी कोल्ड नेचर हर तरह के जहर को डिटॉक्सिफाई कर सकती है और ये लाइफ सेविंग एलिक्सिर का मेन इंग्रेडिएंट होता है। ये करोड़ों में एक मिलने वाला स्ट्रोक ऑफ लक था जो उसे सिर्फ 35 कॉइन्स में मिल गया था। लियूजी उस मरते हुए कुत्ते को आराम से लिटाता है और कहता है कि तुम्हारी लाइफ के खत्म होने से मुझे मेरी मार्शल आर्ट्स की जर्नी के लिए एक लाइफलाइन मिल गई है। तुमने बहुत सफर किया है, भगवान करे अगले जन्म में तुम्हें एक अच्छी फैमिली मिले। वो उसे थोड़ा सॉल्ट वाटर पिलाता है ताकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स की ड्राइनेस और हीट कम हो सके और वो शांति से दम तोड़ सके। लियूजी देखता है कि उस कुत्ते का ब्लड लाइन ऑर्डिनरी था और स्पिरिचुअलिटी कम थी, इसलिए उस पर हार्ट टू हार्ट टैलिस्मान का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुत्ता शांति से मर जाता है और लियूजी उसके शरीर से एक टॉप क्वालिटी का डॉग ट्रेजर निकाल लेता है, जिसका वजन इतना था कि वो मार्केट में कम से कम 80 टेल्स ऑफ स्नोफ्लेक सिल्वर के बदले एक्सचेंज हो सकता था। इस खजाने से लियूजी की हालिया फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और मेडिसिनल हर्ब्स खरीदने के पैसों की कमी हमेशा के लिए साफ हो जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियूजी वापस मास्टर शेन की शॉप पर जाता है। मुनीम बताता है कि मास्टर शेन अभी तक वापस नहीं आए हैं। लियूजी अपना माल दिखाता है तो मुनीम उस डॉग गोल्ड के वजन और क्वालिटी को देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि यह अब तक का सबसे बेस्ट डॉग गोल्ड है, जो वोंग फैमिली द्वारा 2 साल पहले खरीदे गए पीस से भी बहुत बड़ा है। वो लियूजी के लक की तारीफ करता है और मास्टर शेन के ईमानदारी के रूल्स के मुताबिक उसे पूरे 92 टेल्स ऑफ स्नोफ्लेक सिल्वर देता है। इतने बड़े अमाउंट को हाथ में लेकर लियूजी का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए पैसों को लेकर कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सीधे रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ 2 बाउल टाइगर बोन ब्लड नूरिशिंग सूप और 1 बाउल जिनसेंग एंड डियर एंटेलर सूप तुरंत पीने के लिए आदेश करता है और बिना पलक झपकाए सिल्वर कॉइन्स पे करता है। सीनियर ब्रदर हुआंग ये देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि जूनियर ब्रदर लियू वाकई हर्ब्स गैदर करने में उस्ताद हैं और बहुत जल्द तुम्हारी स्किल्स में एक नया ब्रेक थ्रू होने वाला है। लियूजी सोचता है कि पैसा कमाना कितना शानदार एहसास है। इन सूप्स का नूरिशिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिससे उसका क्यूआई और ब्लड तेजी से बढ़ने लगा था। पर इविल टाइगर क्रीक का वो 3 लेग टोड अब स्पिरिट बनने के बेहद करीब था और वक्त बहुत कम था। लियूजी एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है और रेस्टोरेंट के ओनर से एक बेहद डेडली और हाईली पोटेंट मेडिसिनल सूप तैयार करवाता है। जब वो उस सूप को पीता है तो उसकी मारक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसके पूरे शरीर को झकझोर देती हैं, पर लियूजी हिम्मत नहीं हारता और खुद को होल्ड करके रखता है। उसकी ये जबरदस्त कल्टीवेशन स्पीड देखकर इंस्ट्रक्टर सॉन्ग भी हैरान रह जाते हैं कि इस लड़के ने सिर्फ कुछ ही दिनों में उस बड़े हर्डल को पार कर लिया और अपनी एंट्री कंप्लीट कर ली। उसका फाउंडेशन इतना सॉलिड और प्रोफाउंड हो चुका था कि वो डेडली सूप उसकी खुद की इनहेरेंट स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म हो गया। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारा क्यूआई और ब्लड फाउंडेशन अब इतना मजबूत है कि तुम ट्रू स्नेक स्टेप की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। लियूजी पूछता है कि क्या जो मैंने पहले सीखा था वो असली स्नेक वॉक नहीं था। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग हंसते हुए बताते हैं कि वो सिर्फ फाउंडेशन बनाने के लिए था। असली स्नेक स्टेप एक हाईली स्किल्ड फुटवर्क टेक्निक है, जिसे मास्टर करने के बाद तुम्हारी मूवमेंट स्पीड एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाएगी। इस फुटवर्क का एसेंस सिर्फ स्पीड नहीं है, बल्कि खतरनाक और संकरे पहाड़ी रास्तों पर जमीन के करीब सीमलेसली और अनप्रेडिक्टेबली मूव करना है। जब ये हाई लेवल पर पहुंच जाता है तो 10 स्टेप्स के दायरे में ये बिजली की तरह तेज होता है। फिर सामने वाला चाहे जितने भी पंचेस या किक्स मारे, वो तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। लियूजी सोचता है कि ये एयरी और लाइवली फुटवर्क ही उसे उस 3 लेग टोड का शिकार करने के लिए चाहिए, क्योंकि उस टोड का वजन एक मिलस्टोन जितना भारी है और उसके मूवमेंट्स एक सांप जितने स्विफ्ट और एजाइल नहीं हो सकते। अगर वो इस फुटवर्क का सही इस्तेमाल करे तो वो इनविंसिबल हो जाएगा। लियूजी इंस्ट्रक्टर सॉन्ग से पूछता है कि पहाड़ों के थिक स्किन स्पिरिट्स और मॉन्स्टर्स से लड़ते वक्त डॉजिंग के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग बताते हैं कि इसके लिए एक ऐसी डिवाइन वेपन यानी शमशीर की जरूरत होती है जो लोहे को भी मिट्टी की तरह काट सके, क्योंकि जो जीव स्पिरिट बन जाते हैं उनकी मसल्स, बोन्स और स्किन आम जानवरों से कई गुना ज्यादा रेजिलिएंट और टफ होती हैं।
ऑर्डिनरी तलवारें और चाकू उनकी स्किन को स्क्रैच भी नहीं कर पाते और पंचेस किक से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक शार्पेस्ट ब्लेड ही तुम्हारी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ को चैनलाइज करके उसकी वीकनेस पर वार कर सकता है, जिससे एक ही स्ट्राइक में उसके टेंडन्स और बोन्स को सेवर यानी काटा जा सके। तभी जीतने का कोई चांस होता है। लियूजी इंस्ट्रक्टर सॉन्ग से उसे वो ट्रू स्नेक स्टेप सिखाने की गुजारिश करता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियूजी पिछले कई रातों से लोकेशन स्काउट कर रहा था और उसने 3-लेग टोड की हैबिट्स को पूरी तरह समझ लिया था। अब वक्त था एक शार्प वेपन ढूंढने का। वो वेपन शॉप पर जाता है और ऐसी शॉर्ट स्वॉर्ड देखता है जो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए सबसे सूटेबल हो, क्योंकि इविल टाइगर क्रीक के संकरे रास्तों पर लंबे हथियार काम नहीं आते। वो ब्लैकस्मिथ से एक शॉर्ट नाइफ की कीमत पूछता है, जिसकी स्टील में 3 पार्ट कोल्ड आयरन फिलिंग्स मिक्स थी। ब्लैकस्मिथ उसकी कीमत पूरे 30 टेल्स ऑफ स्नोफ्लेक सिल्वर बताता है। लियूजी सोचता है कि जो 92 टेल्स उसे डॉग ट्रेजर से मिले थे वो रेस्टोरेंट के मेडिसिनल सूप्स और खानों के बॉटमलेस पिट में तेजी से गायब हो रहे थे, और अब इस नाइफ के लिए भी 30 टेल्स देने होंगे। पर वो जानता था कि 3-लेग टोड से डील करने के लिए उसके हाथ में एक डिवाइन वेपन का होना बेहद जरूरी है। अगर वो कुछ सिल्वर कॉइन्स के लालच में कोई कमजोर वेपन ले लेता और वो लड़ाई के दौरान टूट जाता तो उसकी मौत पक्की थी। पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, पर जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, इसलिए वो उस नाइफ को खरीद लेता है। ब्लैकस्मिथ उसे सावधानी से इस्तेमाल करने की वार्निंग देता है। लियूजी देखता है कि उसका सारा पैसा खत्म हो चुका है और वो फिर से पेनीलेस हो गया है, पर उसे कोई अफसोस नहीं था क्योंकि उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। वो उसी रात पहाड़ों में निकल जाता है। पहले जहां 10 मील का पहाड़ी रास्ता चलने पर उसके पैर लेड की तरह भारी हो जाते थे, अब वाइटल एनर्जी की एंट्री की वजह से वो इन खतरनाक रास्तों पर ऐसे चल रहा था जैसे किसी फ्लैट ग्राउंड पर वॉक कर रहा हो। पहले जहां उसे भेड़िए और जंगली जानवर देखकर रास्ता छोड़ना पड़ता था, अब वो जानता था कि ये दुनिया सिर्फ फिस्ट्स यानी ताकत के दम पर चलती है, और अगर आपको बुली होने से बचना है तो सर्वाइवल के लिए इनफफ कैपिटल कमाना ही होगा। क्रीक के पास पहुंचकर वो देखता है कि वो 3-लेग टोड वाकई फुल मून की मूनलाइट को डेवोर करके कल्टीवेट कर रहा था। उसी पर लियूजी के माइंड में ब्लड बोधी की कल्टीवेशन अवेकनिंग और विजडम एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी जाग उठती है। ये एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर था जिसकी मदद से वो मार्शल आर्ट्स मैनुअल के हर एक स्टेप को सिर्फ एक बार देखकर ही हमेशा के लिए याद रख सकता था। लियूजी अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड निकालता है और पूरी ताकत से उस 3-लेग्ड टोड पर एक परफेक्ट और सरप्राइज अटैक करता है। वो टोड जहरीला मियास्मा उगलता है, पर लियूजी अपने स्नेक स्टेप फुटवर्क से उसके हर हमले को डॉज करता है और उसकी वीकनेस पर जोरदार वार करके उसे एक ही झटके में ढेर कर देता है। ये सचमुच लाइफ एंड डेथ का मुकाबला था। पूरे लॉन्गजी रिज के इलाके में अपनी ताकत से 3-लेग्ड टोड को मार गिराने वाले हर्ब गैदरर्स को उंगलियों पर गिना जा सकता था। लियूजी उस टोड की आउटर स्किन को बिना डैमेज किए संभाल कर रख लेता है, क्योंकि इसे ग्राइंड करके टॉप ग्रेड लेथल पॉइजन बनाया जा सकता था। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है कि ग्रैंडपा, क्या आपने देखा? मैंने कर दिखाया। मैं मास्टर शेन के एक्सपेक्टेशंस पर पूरी तरह खरा उतरा हूँ। इस बड़ी जीत के बाद जब वो रेस्टोरेंट में इंस्ट्रक्टर सॉन्ग की बताई हुई मार्शल आर्ट्स की पॉइंट्स के बारे में सोचता है, तो उसकी एनलाइटनमेंट की वजह से जो बातें पहले उसे आधा दिन सोचने पर भी समझ नहीं आती थीं, वो अब अचानक एक ही पल में पूरी तरह साफ हो जाती हैं। अब वक्त था पहाड़ से नीचे उतरकर अपनी इस महान ख्याति को पूरे काउंटी में फैलाने का। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अनिंग काउंटी के मार्केट में हर तरफ एक ही चर्चा चल रही थी कि 2 और रेकलेस हर्ब गैदरर्स हंग्री टाइगर क्रीक के पास उस आफत का शिकार हो गए और उनके रिमेन्स भी पूरे नहीं मिले। पिछले 2 महीनों में उस 3-लेग टोड ने कम से कम 10 गैदरर्स की जान ले ली थी। वो इतना थिक स्किन था कि उस पर किसी हथियार का असर नहीं होता था और उसका स्प्रे किया हुआ जहर पत्थरों को भी पिघला देता था। सरकारी दफ्तर से जारी किया हुआ 50 टेल्स ऑफ स्नोफ्लेक सिल्वर का रिवॉर्ड नोटिस 1 महीने से ऐसे ही टंगा हुआ था और किसी की हिम्मत उसे छूने की नहीं हो रही थी। तभी वहाँ लियूजी उस 3-लेग टोड की विशाल लाश को घसीटते हुए पहुंचता है। लोग उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं कि लियूजी ने उस स्ट्रीम के मॉन्स्टर को मार गिराया। लोग हैरान थे कि इस छोटी उम्र के लड़के के भीतर इतनी स्पिरिचुअल ऑरा और ताकत कहाँ से आई। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब ओल्ड मास्टर शेन की डिवाइन टीचिंग का कमाल है, जिन्होंने लियूजी को अपनी स्पेशल स्किल्स देकर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। लियूजी को हर तरफ लोगों की एंथुजियास्टिक और फ्रेंडली आवाजें सुनाई देती हैं और वो समझ जाता है कि ये दुनिया सिर्फ फेम एंड फॉर्च्यून यानी नाम और पैसे की भाषा समझती है। जब तक आप जीतते रहेंगे, लोग आपके सामने मुस्कुराते रहेंगे। वो सीधे यामेन यानी गवर्नमेंट ऑफिस के गेट पर पहुंचता है, जहां पहरेदार चिल्लाते हैं कि यहाँ शोर मत मचाओ। लियूजी जैसे ही अपना नाम बताता है और टोड की लाश दिखाता है, कांस्टेबल का रवैया तुरंत बदल जाता है और वो बड़े आदर से कहता है कि ब्रदर लियू वाकई बेहद करेजियस और केपेबल हैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी हेड कांस्टेबल को रिपोर्ट करता हूँ। लियूजी उस 3-लेग्ड टोड के भारी वजन को देखता है और सोचता है कि क्या ये मास्टर शेन का नाम और फेम पूरे अनिंग काउंटी में बुलंद करने के लिए काफी होगा। यामेन के बाहर खड़ी पूरी भीड़ उस वक्त हैरान रह जाती है जब अनिंग काउंटी के मजिस्ट्रेट खुद बाहर आकर लियूजी के कारनामे को पब्लिकली कंफर्म करते हैं।
मजिस्ट्रेट की आवाज पूरे मार्केट में गूंज उठती है कि अनिंग काउंटी के एक साधारण हर्ब गैदरर लियूजी ने अकेले ही पहाड़ों के भीतर जाकर उस 3 लेग टोड को मारकर इस पूरे इलाके को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है। इस बहादुरी के लिए सरकार की तरफ से लियूजी को पूरे 100 टेल्स ऑफ स्नोफ्लेक सिल्वर का एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाता है। वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरे 100 टेल्स सरकारी चांदी कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। पूरी भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि लियूजी ने सच में अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। लोग उसे अनिंग काउंटी का एक युवा हीरो मानने लगते हैं। लियूजी उस भारी भरकम चांदी को देखकर सोचता है कि इस 100 टेल्स ऑफिशियल सिल्वर से वो कितने ही बाउल गर्मा गर्म मटन सूप खरीद सकता है और बर्निंग बॉडी रेस्टोरेंट में जितने चाहे उतने डेडली सूप पीकर अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। तभी मजिस्ट्रेट के सलाहकार मास्टर टांग आगे आते हैं और लियूजी से कहते हैं कि काउंटी मजिस्ट्रेट लॉर्ड लू तुम्हें खुद अंदर यामिन में बातचीत के लिए इनवाइट कर रहे हैं। लियूजी यामिन के उस आलीशान गेट को देखकर सोचता है कि एक वक्त था जब उसके जैसे अनाथ लड़के को इस दरवाजे की तरफ देखने तक का हक नहीं था, पर आज वो पूरे 100 टेल्स की चांदी का इनाम हाथ में लिए बिना किसी डर के सीधे अंदर कदम रख रहा था। ये वो बहुत बड़ा लीप था जो सिर्फ उसकी खुद की ताकत की वजह से मुमकिन हो पाया था। अंदर पहुंचते ही यामिन का एक गार्ड लियूजी को मास्टर टांग से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ब्रदर लियू, जल्दी से झुककर इन्हें सैल्यूट करो। लियूजी बड़ी शालीनता से झुककर अपना सम्मान दिखाता है। मास्टर टांग हंसते हुए कहते हैं कि किसी भी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, युवाओं के बीच से ही असली हीरोज निकलकर सामने आते हैं। वो बताते हैं कि उस 3 लेग टोड के खूंखार ऑरा की वजह से वो सरकारी इनाम का नोटिस पूरे 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से यामिन के गेट पर टंगा हुआ था, पर किसी की हिम्मत उसे छूने की नहीं हुई। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लियूजी जैसी कम उम्र का लड़का इस बड़े खतरे को हमेशा के लिए एलिमिनेट कर देगा। लियूजी बड़ी समझदारी और विनम्रता से जवाब देता है कि मास्टर टांग, अपने साथी ग्रामीणों के लिए इस खतरे को खत्म करना तो हम जैसे साधारण नागरिकों की ड्यूटी है। मैं भला इतने बड़े रिवॉर्ड की लालच कैसे कर सकता हूँ? एक साधारण कॉमनर के लिए पूरे 100 टेल्स की चांदी संभालना बहुत भारी और खतरनाक काम है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार इस रिवॉर्ड मनी को वापस ले ले। मैं सिर्फ काउंटी मजिस्ट्रेट और आपके बोझ को थोड़ा कम करना चाहता था। लियूजी की ये बात सुनकर मास्टर टांग मन ही मन हैरान रह जाते हैं कि एक मामूली सा दिखने वाला लड़का न सिर्फ इतने बड़े खजाने को देखकर एक्साइटेड नहीं हुआ, बल्कि वो खुद इस पैसे को वापस लौटाने की बात कर रहा है। वो जानते थे कि लियूजी एक बिना किसी बैकग्राउंड और बिना किसी पावरफुल सपोर्ट के रहने वाला लड़का था। अगर वो इतनी बड़ी चांदी की पोटली लेकर सरेआम यामिन से बाहर निकलता तो ये वैसा ही होता जैसे कोई खुद अपनी मौत को दावत दे रहा हो। इस भीड़ भाड़ वाले शहर में लियूजी अच्छी तरह समझता था कि कैसे पैसे को सही जगह छोड़कर आने वाले बड़े खतरों से बचा जा सकता है। वो असल में इस इनाम के पैसे का इस्तेमाल सरकार से प्रोटेक्शन खरीदने के लिए कर रहा था। मास्टर टांग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ब्रदर लियू, अच्छे कामों के लिए इनाम देना तो इस पूरे इंपीरियल कोर्ट का कानून है और ये चांदी पूरी तरह से तुम्हारी है। लियूजी फिर भी जिद करता है कि अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो मुझे न तो भूख लगेगी और न ही नींद आएगी, इसलिए प्लीज मुझ पर दया करें। मास्टर टांग को समझ आता है कि ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मास्टर शेन का अपेंटिस है और वो वक्त के साथ और भी ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। वो लियूजी से कहते हैं कि तुम्हारी ये हाई थिंकिंग देखकर मैं तुम्हारी सिंसियरिटी की कद्र करता हूँ। चूंकि तुम इस चांदी को रखने से मना कर रहे हो तो मजिस्ट्रेट की तरफ से मैं इसका आधा हिस्सा यानी 50 टेल सरकारी फंड में जमा कर लेता हूँ। लेकिन जहाँ तक तुम्हारी अचीवमेंट का सवाल है, तुम्हें गहरे जंगलों में एक मामूली हर्ब गैदरर की तरह छोड़ देना तुम्हारे टैलेंट की तौहीन होगी। इसलिए आज काउंटी मजिस्ट्रेट की तरफ से मैं तुम्हें ये स्पेशल माउंटेन पेट्रोलिंग कॉपर बेल सौंपता हूँ। आज से तुम अनिंग काउंटी की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऑफिशियल माउंटेन वुल्फ की तरह हो। जिसके पास भी ये घंटी होगी वो पूरे काउंटी के किसी भी पहाड़ और जंगल में बिना किसी रोक टोक के आजादी से आ जा सकता है। लियूजी उस तांबे की घंटी को अपने हाथ में लेता है और समझ जाता है कि इस एक घंटी की बदौलत अब वो किसी भी फार्मेसी के ओनर के रहमो करम पर नहीं रहेगा। ये घंटी सीधे काउंटी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल एंडोर्समेंट था। इस घंटी पर लिखे 4 अक्षर गेचा बुफा किसी भी दुश्मन के लिए एक बेहद पावरफुल प्रोटेक्टिव टैलिस्मान की तरह थे। अगर कभी पहाड़ों में कोई बड़ी मुसीबत आ भी जाए तो इस घंटी के दम पर सरकारी मदद बहुत तेजी से बुलाई जा सकती थी। इस छोटी सी तांबे की घंटी की असली वैल्यू उस 100 टेल्स की चांदी से कई गुना ज्यादा थी। लियूजी झुककर मास्टर टांग का शुक्रिया अदा करता है। वो समझ गया था कि मास्टर टांग ने ये जो इतना बड़ा रिवॉर्ड उसे दिया है वो मास्टर शेन के प्रति उनके मन में जो सम्मान था उसकी वजह से दिया है। वो जानता था कि उसकी खुद की एबिलिटी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, इसलिए उसे अपनी खुद की स्ट्रेंथ को ही अपने वजूद का असली फाउंडेशन बनाना होगा। वो बाकी बचे 50 टेल्स में से कुछ पैसे निकालकर वहां खड़े कांस्टेबल की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि भाई, आज आपने मुझे जो गाइड किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मुझे इस काउंटी में कई काम रहेंगे।
इसलिए आप और आपके बाकी सरकारी भाई इस छोटी सी रकम से अपने लिए चाय पानी का इंतजाम कर लें। वो कांस्टेबल लियू जी की इस समझदारी को देखकर बेहद खुश हो जाता है और कहता है कि मेरा नाम झो वू है और आज के बाद इस अनिंग काउंटी के सरकारी दफ्तर के भीतर जब भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा, हमारे तीनों शिफ्ट के सरकारी सिपाही तुम्हें पूरा सपोर्ट देंगे। लियू जी मुस्कुराते हुए कहता है कि आगे से वो पूरी तरह ब्रदर झो वू की मदद पर डिपेंडेंट रहेगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि काउंटी मजिस्ट्रेट का ऑफिशियल ऑर्डर पूरे मार्केट में जोर शोर से अनाउंस किया जाने लगता है कि जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले लियू जी को उस जानलेवा 3-लेग्ड टोड को हमेशा के लिए खत्म करने के उपलक्ष्य में स्पेशल माउंटेन जुनलो तांबे की घंटी से सम्मानित किया गया है और खुद मजिस्ट्रेट ने लियू जी को अनिंग काउंटी का एक बेहद बहादुर इंसान घोषित किया है। ये सुनते ही पूरे टाउन के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अरे ये तो वाकई हमारा लियू जी ही है, इस लड़के ने तो सच में कमाल कर दिया। लेकिन तभी कुछ लोग इस बात की भी चर्चा करने लगते हैं कि इस लड़के को पूरे 100 टेल्स की चांदी का इनाम मिला है। लियू जी जब उस चांदी को अपने कपड़ों में छुपाकर यामेन से बाहर निकलता है तो वो जानता था कि इस दुनिया में चोर उचक्के कभी शांत नहीं बैठते। तभी लियू जी की नजर सामने गली में खड़े कुछ गुंडों पर पड़ती है। ब्रदर झो वू तुरंत लियू जी के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने यूशी लेन के उन गुंडों को देखा? वे वांग बाला और उसके आवारा साथी हैं। उनकी गंदी नजरें इस वक्त सीधे तुम्हारी जेब में रखी उस चांदी पर टिकी हुई हैं। लियू जी ठंडी सांस लेकर कहता है कि हम कुछ बेकार के कीड़े मकोड़े। झो वू उसे एश्योर करते हुए कहते हैं कि ब्रदर लियू तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, जब हमने तुमसे चाय पानी का पैसा लिया है तो दूसरों की आफत को टालना अब हमारी जिम्मेदारी है। झो वू अपनी सरकारी लोहे की रूलर निकालते हैं और उन कचरे जैसे गुंडों पर अपना गुस्सा निकालने आगे बढ़ते हैं। लियू जी आगे बढ़ता है और जोर से चिल्लाकर वहाँ खड़े सभी पड़ोसियों से कहता है कि आप सभी का धन्यवाद। मैं लियू जी आज खुशकिस्मत था कि उस मॉन्स्टर के चंगुल से जिंदा बचकर वापस आ गया। अगर मेरे इन सभी पड़ोसियों का रोजाना का सपोर्ट मेरे साथ न होता तो मुझ जैसे एक अनाथ लड़के को आज ये मुकाम कभी हासिल नहीं होता। 50 टेल्स की चांदी के बदले ब्रदर झो वू ने उन गुंडों को ऐसी जबरदस्त डांट पिलाई कि वे दुम दबाकर भाग गए। उन्होंने लियू जी के रास्ते से उन गीदड़ों को तो दूर कर दिया, पर लियू जी अच्छी तरह जानता था कि किसी सरकारी सिपाही के लोहे के दांत भी लोगों के दिलों में छुपी हुई ग्रीड को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। बाहरी ताकतों को कुछ वक्त के लिए उधार तो लिया जा सकता है, पर वो सपोर्ट पूरी लाइफ टाइम के लिए आपका नहीं हो जाता। जब तक इंसान खुद अंदर से पावरफुल नहीं बनता तब तक उसका वजूद सेफ नहीं है। खुद को मजबूत बनाना ही जिंदगी का असली फाउंडेशन है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियू जी वापस मास्टर शेन के पास पहुंचता है। मास्टर शेन उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हुम तुमने वाकई कुछ बड़ा अचीव कर लिया है। लियू जी अदब से झुकता है कि मास्टर, मेरा ये वजूद और ये कामयाबी सिर्फ आपके बेहतरीन गाइडेंस की वजह से है। वो अपने साथ लाया हुआ एक बेहद कीमती जेन रोब मास्टर शेन को रिस्पेक्ट के तौर पर गिफ्ट करता है। मास्टर शेन लियू जी के खड़े होने के पोस्चर को गौर से देखते हैं। उसकी आंखें एकदम साफ और शांत थीं, पर उनके पीछे एक बहुत ही शार्प एज छुपा हुआ था। किसी भी बड़ी मुसीबत के सामने वो पूरी तरह शांत और कंपोज्ड था। मास्टर शेन खुश होकर कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुमने मुझे इतना बेहतरीन गिफ्ट दिया है तो मैंने भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल रिटर्न गिफ्ट तैयार करके रखा है। मेरे साथ अंदर आओ। वो लियू जी को अपने साथ अंदर ले जाते हैं और कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर सोंग बियाओ ने मुझे बताया था कि तुमने मार्शल आर्ट सीखने के लिए बर्निंग बॉडी हॉल ज्वाइन किया है। ये वाकई एक बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे भीतर एबिलिटी है, तुम जो चाहे सीखो, मेरा पूरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। वो लियू जी को एक बड़े लकड़ी के टब के पास ले जाते हैं। उस बकेट के भीतर पूरे 10 अलग अलग तरह के पावरफुल वेनम्स का मिक्सचर भरा हुआ था। उसे 50 साल पुराने जंगली जिनसेंग जैसी प्रेशियस हर्ब्स के साथ पूरे 3 घंटे तक तेज आग पर उबाला गया था। मास्टर शेन बताते हैं कि इस सीक्रेट मेडिसिनल बाथ का नाम बोन ब्रेकिंग एंड मैरो क्लिंजिंग डिकॉक्शन है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज सीधे इंसान की बोन मैरो के भीतर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं। इस एक टब के दुर्लभ जड़ी बूटियों के मिक्सचर को तैयार करने की शुरुआती कॉस्ट ही कम से कम 80 टेल्स ऑफ स्नोफ्लेक सिल्वर से ज्यादा है। लियू जी ये सुनकर दंग रह जाता है कि मास्टर शेन का ये रिटर्न गिफ्ट उसकी सोच से भी कई गुना ज्यादा महंगा था। वो समझ जाता है कि एक मास्टर और डिसिपल के बीच का रिश्ता असली इनहेरिटेंस का होता है। मास्टर शेन कहते हैं कि ये मेडिसिन एक्सट्रीमली पोटेंट और खतरनाक है। तुम इसके अंदर जाओ और ट्राई करो। जब तक तुम्हारी हिम्मत जवाब न दे तब तक खुद को होल्ड करके रखना। अगर सच में दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो तुरंत बाहर आ जाना। लियू जी जैसे ही उस टब के भीतर कदम रखता है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका पूरा शरीर आग के हवाले कर दिया गया हो। वो दर्द से कराह उठता है कि ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। ऐसा लग रहा था मानो करोड़ों शार्प चाकुओं को एक साथ उसके मांस और खून के भीतर ड्रिल किया जा रहा हो। मास्टर शेन बाहर से देखते हैं कि लियू जी के शरीर की टेंडन्स और मसल्स एक ड्रैगन की तरह खिंच रही हैं। लियू जी जिस तरह उस असहनीय दर्द को झेलते हुए टब के भीतर टिका रहा, वो सीधे उसके माइंड की पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था। मास्टर शेन मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि बहुत ही शानदार। जब इसके भाग्य में ऐसा बड़ा डेस्टिनी लिखा ही है तो मैं इसे तब तक ट्रेन करूंगा जब तक इसकी मसल्स और बोन्स एक ड्रैगन की तरह मजबूत नहीं हो जाती।
3 घंटे के उस भयंकर मेडिसिनल बात के बाद लियू जी जब बाहर निकलता है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसकी एक एक हड्डी को पूरी तरह से खोलकर दोबारा रीअसेंबल किया गया हो। पर इसके साथ ही उसे एक और रियलाइजेशन होता है कि इस बात के इफेक्ट की वजह से उसकी हाइट और बॉडी का साइज इतनी तेजी से बढ़ गया था कि उसके पुराने कपड़े और जूते अब उसे पूरी तरह छोटे हो चुके थे। वो सोचता है कि पड़ोसियों के सामाजिक फेवर्स को डील करना भी एक बहुत बड़ा सिर दर्द बनता जा रहा था। यूशी लेन अब ऐसी जगह नहीं रह गई थी जहां वो लंबे समय तक सेफली रह सके। उसे कैसे भी करके पूरे 200 टेल्स ऑफ स्नोफ्लेक सिल्वर सेव करने होंगे ताकि वो इस काउंटी के इनर सिटी में अपने लिए एक बड़ा ईंटों का घर खरीद सके। वो सोचता है कि पिछले 3 दिनों से मसल्स के खिंचाव का जो भयानक दर्द उसने झेला है वो पूरी तरह वर्थ इट था, क्योंकि उसकी ताकत अब एक बिल्कुल नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। तभी बर्निंग बॉडी रेस्टोरेंट का मैनेजर जिया रेन वहां भागता हुआ आता है कि ओहो ब्रदर लियू, मैं कितना खुश हूँ कि तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं हुईचुनटांग फार्मेसी का मैनेजर जिया हूँ और मैं काफी लंबे समय से तुम्हारे कारनामों का बहुत बड़ा एडमायरर रहा हूँ। लियू जी बड़ी शालीनता से पूछता है कि मैनेजर जिया, मुझसे मिलने की क्या खास वजह है? मैनेजर जिया मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे बड़े बॉस तुम्हारी इस एबिलिटी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने खास तौर पर मुझे ये इंस्ट्रक्शन देकर भेजा है कि मैं तुम्हें हमारी तरफ से हुईचुनटांग ज्वाइन करने का एक बहुत ही शानदार ऑफर दूं। अगर तुम हमारे साथ शामिल होते हो तो तुम्हें इनर सिटी में रहने के लिए एक आलीशान 3 कोर्टयार्ड वाला बड़ा घर दिया जाएगा। इसके साथ ही तुम्हें हर महीने पूरे 60 टेल सिल्वर की फिक्स सैलरी मिलेगी और हर महीने 5 डोज हाई क्वालिटी हेल्थ प्रिजर्विंग पिल्स भी दी जाएंगी। इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? लियूजी उनके हिडन मोटिव को अच्छी तरह समझ जाता है। वो बड़ी विनम्रता से कहता है कि मैनेजर जिया, आपके इस बेहतरीन ऑफर के लिए धन्यवाद, पर लियूजी ऑलरेडी अपना मास्टर चुन चुका है। मैं मास्टर शेन के साथ बहुत खुश हूँ और इस वक्त मेरे दिमाग में किसी दूसरी जगह जाने का कोई थॉट नहीं है। मैनेजर जिया का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, पर वो खुद को संभालते हुए कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हें उस 3 लेग टोड का शिकार करते वक्त उसकी बेहद रेयर स्किन भी मिली है। क्या तुम वो टोड स्किन हमारी फार्मेसी को एक अच्छी कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो? लियोजी सीधे मना कर देता है कि मुझे माफ करें मैनेजर जिया, पर मैंने वो 3 लेग टोड स्किन पहले ही रिस्पेक्ट के तौर पर अपने सम्मानित टीचर मास्टर शेन को ऑफर कर दी है। मैनेजर जिया को जब समझ आता है कि टोड स्किन ऑलरेडी मास्टर शेन के पास जा चुकी है तो वो गुस्से से भर जाता है। वो वहाँ से निकलते ही मन बड़बड़ाता है कि बकवास, तुम जैसे एहसान फरामोश लड़के की ये मजाल। याद रखना, इस अनिंग काउंटी में अगर हमारी फार्मेसी का सपोर्ट तुम्हारे साथ नहीं रहा तो तुम्हारे पहाड़ों से लाए हुए सारे प्रोडक्ट्स वहीं जंगलों में सड़ जाएंगे। देखते हैं इसकी ये स्मगनेस कब तक टिकती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियूजी जब वापस बर्निंग बॉडी रेस्टोरेंट में अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए जाता है तो जैसे ही वो अपना स्टांस लेता है, इंस्ट्रक्टर सॉन्ग बियाओ उसकी तरफ देखकर पूरी तरह शॉक रह जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि क्या तुमने फिर से एक नया ब्रेक थ्रू कर लिया है। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग बताते हैं कि लियूजी ने अभी कुछ ही समय पहले मार्शल आर्ट्स के दाचिंग लेवल में एंट्री की थी, पर अब उसके भीतर की फोर्स ने उस बैरियर को भी पूरी तरह तोड़ दिया है और वो सीधे यांग छुए यानी ब्लड नरिशमेंट के लेवल पर पहुंच चुका है। वे सोचते हैं कि अगर मास्टर शेन ने उसे वे बेहद महंगे मेडिसिनल बात न दिए होते तो इतनी तेज स्पीड से इस मुकाम पर पहुंचना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल था। तभी इंस्ट्रक्टर सॉन्ग जोर से आवाज देते हैं कि हुआंग तियानक-सिंग, जरा यहाँ आओ। वे बताते हैं कि सीनियर ब्रदर हुआंग ऑलरेडी इस एंट्री रीम के ग्रेट परफेक्शन के लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब चूंकि लियू जी भी उसी एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है तो ये बिल्कुल परफेक्ट मौका होगा कि वे दोनों सबके सामने आपस में हाथ मिलाएं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ को टेस्ट करें। सीनियर ब्रदर हुआंग आगे आते हैं और सोचते हैं कि भले ही इसका लक बहुत अच्छा रहा और मास्टर शेन से इसे इतने महंगे मेडिसिनल बात मिल गए जिससे इसका लेवल बढ़ गया है, पर शॉर्टकट से बढ़ी हुई इस ताकत का फाउंडेशन हमेशा कमजोर होता है। ये भला मेरे जैसे सालों से मेहनत करने वाले मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला कैसे कर सकता है? हुआंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जूनियर ब्रदर लियू, तुम्हारा स्वागत है। चलो हम दोनों आपस में हाथ मिलाकर अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने स्टांस लेते हैं। जैसे ही दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं एक जबरदस्त धमाका होता है। हुआंग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि लियू जी की ताकत पिघले हुए लोहे से ढालकर बनाई गई एक अभेद्य तांबे की दीवार की तरह सॉलिड थी। उस सीधे क्लैश में सीनियर ब्रदर हुआंग लियू जी की जबरदस्त फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कई कदम पीछे की तरफ धकेल दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग चिल्लाते हैं कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो हुआंग। हुआंग तुरंत अपनी सीक्रेट टेक्निक 2 ड्रैगन्स इमर्ज फ्रॉम द सी का मूव एक्सिक्यूट करते हैं, पर लियू जी बिना विचलित हुए अपने शरीर को एक बेहद ग्रेसफुल स्नेक लाइक मूवमेंट में ढाल लेता है और उनकी हर स्ट्राइक को हवा में ही सीमलेसली डॉज कर देता है। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग हंसते हुए कहते हैं कि बहुत ही शानदार, क्या खूबसूरत स्नेक स्टेप फुटवर्क है। हुआंग तियानक-सिंग, तुम आज पूरी तरह हार चुके हो। वे देखते हैं कि जब लियू जी अपनी वाइटल एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके शरीर के भीतर से एक दहाड़ते हुए टाइगर जैसी गरजना शुरू होती है। ये सीधे इस बात का साइन था कि लियू जी ने ब्लड नरिशमेंट के सेकंड स्टेज के सेक्लूजन के मुकाम में सक्सेसफुली एंट्री कर ली है।
सीनियर ब्रदर हुआंग पीछे हटते हैं और कहते हैं कि जूनियर ब्रदर लियू वाकई एक अनपैरेलल्ड प्रोडिगी हैं। मैं अपनी ये हार पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग लियूजी को अपने पास बुलाते हैं कि हालांकि तुम्हारी मूवमेंट स्पीड बहुत तेज है, पर जब बात एक्चुअल लाइफ एंड डेथ कॉम्बैट की आती है तो तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी भी थोड़ा कम है। आज मैं तुम्हें कॉम्बैट की पूरी थ्योरी गहराई से सिखाऊंगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सीनियर ब्रदर हुआंग लियूजी के पास आते हैं और कहते हैं कि ब्रदर लियू, एक भाई होने के नाते मुझे तुम्हें पहाड़ों के कुछ कड़वे सच बताने हैं। वे बताते हैं कि लोंगजी रिज के उस पूरे पहाड़ी इलाके में बहुत सारे माउंटेन वॉल्व्स यानी खतरनाक शिकारियों के गैंग एक्टिव रहते हैं। वे लोग कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वे बेहद रूथलेस कैरेक्टर्स हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वे हमेशा एक साथ मिलकर झुंड में रहते हैं। उनका एकमात्र मकसद होता है बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर गहरे जंगलों में घुसना और वहाँ से 100 साल पुराने जिनसैंग और दुर्लभ मॉन्स्टर्स का शिकार करना। तुमने उस 3 लेग टोड को मारकर पूरे अनिंग काउंटी में इतनी बड़ी शोहरत मचा दी है कि तुम्हारी इस कामयाबी की खुशबू सूंघकर वे जंगली गीदड़ बहुत जल्द तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने जरूर आएंगे। ब्रदर लियू, तुम कभी भी उनकी मीठी मीठी बातों के बहकावे में मत आना। वे लोग असल में भूखे भेड़िए हैं। 10 में से 9 बार वे बिना किसी झिझक के तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देंगे। लियू जी पूछता है कि क्या उस पेट्रोलिंग टीम में कुछ ऐसे फेमस चेहरे भी हैं जिनके बारे में मुझे अवेयर रहना चाहिए। हुआंग सीरियस होकर बताते हैं कि हाँ, वहाँ 2 सबसे खतरनाक लोग हैं। पहला नाम है ब्लेड डोंगबा का, जिसके अंडर कम से कम 7 से 8 ऐसे तगड़े फाइटर्स काम करते हैं जो सिर्फ क्लोज क्वार्टर में शार्प चाकुओं का इस्तेमाल करने में स्पेशलाइज्ड हैं। डोंगबा खुद एक विशाल घोस्ट हेड नाइफ लेकर चलता है। दूसरा सबसे खतरनाक नाम है गोस्ट हैंड शू चाओ का। वो बंदा बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से काम करता है। उसके कनेक्शन सीधे हुइचुनटांग फार्मेसी के मालिकों के साथ है। उसका काम करने का तरीका इतना इंसीडियस होता है कि सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। अगर कभी उन लोगों के साथ तुम्हारा कोई विवाद हो गया तो वे सब मिलकर तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम्हें पहाड़ों में कदम रखते वक्त एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा। लियूजी उनकी इस एडवाइस को गहराई से लेता है और कहता है कि भाई, आपकी ये कीमती सलाह मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी। वो मन ही मन सोचता है कि पहाड़ों में ट्रेजर हंटिंग का काम हमेशा 9 मौतें और एक जिंदगी जैसा खतरनाक होता है। अब जब वो इस काउंटी में इतना फेमस हो चुका है तो वे भेड़िए निश्चित रूप से उसे अपना टारगेट बनाएंगे। पर इस छोटी सी जगह पर उसकी मसल्स और बोन्स ही उसका असली शहर है और उसकी खुद की ताकत ही उसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ कॉन है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि उसी रात हुइचुनटांग फार्मेसी के भीतर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मैनेजर जिया रेन बहुत ही खराब मूड में अपनी कुर्सी पर बैठे थे। तभी वहाँ गोस्ट हैंड शू चाओ अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान लिए दाखिल होता है और पूछता है कि मैनेजर जिया, आज आपका मूड इतना खराब क्यों है? किस अंधे बेवकूफ ने आपको ऑफेंड करने की जुर्रत की है? मैनेजर जिया टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं कि हमारे बड़े मालिकों द्वारा फार्मेसी के अकाउंट्स का ऑडिट करने का 6 महीने का समय बहुत करीब आ चुका है, पर हाल ही में चीजें बहुत ही खराब चल रही हैं। हमारी फार्मेसी ने पहाड़ों में शिकारियों के जो कई ग्रुप्स भेजे थे, वे सब जंगलों के भीतर ही पूरी तरह कोलैप्स हो गए और मारे गए। वे लोग हमारे लिए सफिशिएंट क्वालिटी का कोई भी अच्छा जहर वापस लाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। मेरी पूरी नजर उस ईविल टाइगर क्रीक के वेस्टर्न इलाके में रहने वाले 3 लेग टोड पर टिकी हुई थी, जो अब स्पिरिट बनने वाला था। पर उस छोटे से लड़के लियूजी का नाम मत लो। आज मैं खुद उससे मिलकर आया और उसने मुझे ऐसा कोल्ड शोल्डर दिया कि मेरा खून खौल उठा। वो एक नंबर का एहसान फरामोश लड़का है। शू चाओ अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं कोई ऐसा परफेक्ट मौका ढूंढूं कि वो लड़का लियूजी जैसे ही पहाड़ों पर चढ़े, मैं चुपचाप वहीं जंगलों के भीतर उसका काम हमेशा के लिए तमाम कर दूं। मैनेजर जिया सोच में डूब जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी ऐसा करना बहुत बड़ा रिस्क होगा। वो लड़का इस वक्त पूरी तरह मास्टर शेन के प्रोटेक्शन में है। इसके अलावा वो हाल ही में अपनी इस कामयाबी की वजह से पूरे टाउन के लाइमलाइट में आ चुका है और उसने सरकारी दफ्तर में भी अपना नाम ऑफिशियल माउंटेन वुल्फ के तौर पर रजिस्टर करवा लिया है। अगर इस वक्त उसे एक खरोंच भी आई तो सरकारी सिपाही सीधे हमारे गले तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त हमारा सबसे पहला टास्क ये है कि हम जल्द से जल्द सफिशिएंट क्वांटिटी में हाई क्वालिटी का जहर अरेंज करें ताकि हम अपने मास्टर को उनका ट्रिब्यूट टाइम पर ऑफर कर सकें, वरना बाओजियाओ नदी में चल रही हमारी ये हुइचुनटांग की नाव देर सबेर पूरी तरह पलट जाएगी। शू चाओ जोर से हंसता है। मैनेजर जिया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इस पूरे काउंटी में शू चाओ ने आज तक ऐसा कोई काम हाथ में नहीं लिया जिसमें उसने आपको निराश किया हो। मैंने ऑलरेडी इस पूरे मामले के बारे में पहाड़ों में अपनी पेट्रोलिंग टीम से गहरी पूछताछ की है और मुझे इसके सोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस मिली है। लियूजी अपनी किस्मत के सही मौके का इंतजार कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसकी कल्टीवेशन की वजह से उसका ब्लड और एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ चुका था, जिससे उसकी एपेटाइट भी काफी बढ़ गई थी।
इस कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने और अपनी बॉडी को मजबूत रखने के लिए मेडिसिनल डाइट और सीक्रेट मेडिसिनल बाथ को किसी भी कीमत पर डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता था। लेकिन उसकी जेब में बचे कुछ दर्जन सिल्वर टेल्स इस भारी खर्च के सामने आधे महीने भी नहीं टिकने वाले थे। उसे जल्द से जल्द गहरे पहाड़ों के भीतर जाकर प्रेशियस हर्ब्स ढूंढने थे। तभी अचानक मार्केट की सड़क पर भारी हथियारों से लैस लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप वहां से गुजरता है। उन लोगों के हाथों में बहुत ही मजबूत डायमंड चेन और लोहे की वायर मेज थी। इसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये कोई मामूली जड़ी बूटी इकट्ठा करने का ट्रिप नहीं था। लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि वे पहाड़ों के भीतर से किस खूंखार और टेरिफाइंग मॉन्स्टर को पकड़ने जा रहे हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि मार्केट में खड़ा हर इंसान उस काफिले के मोमेंटम को देखकर हैरान था। तभी एक शिकारी बताता है कि ये मास्टर डोंगबा की पर्सनल पेट्रोलिंग टीम है, जिसे पहाड़ों के भीतर की एक सटीक और इररिफ्यूटेबल इंटेलिजेंस मिली है। एक दूसरे आदमी ने बताया कि हुइचनटैंग फार्मेसी से ये बात स्लिप हुई है कि मास्टर डोंगबा का असली टारगेट पहाड़ों में रहने वाला वाइल्ड बीस यानी जंगली मधुमक्खियों का एक खतरनाक झुंड है। उनका जहर इतना डेडली होता है कि वो पल भर में इंसान की हड्डियों को करोड़ और टेंडन्स को पूरी तरह डिसॉल्व कर सकता है। उनके एक पूरे लिटर में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा वैसी जानलेवा मक्खियां होती हैं। उन्हें बिना तैयारी के प्रोवोक करना सीधे नरक के दरवाजे पर दस्तक देने जैसा था। तभी भीड़ में से एक चालाक आदमी कहता है कि किस्मत हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि हुइचनटैंग फार्मेसी ने पहाड़ों की चोटी के बाहर एक खास हिडन फ्लावर पैटर्न का निशान छोड़ रखा था। वहाँ चर्चा थी कि अगर कोई शिकारी उस छत्ते से उन जीवों को सेफली पकड़ लाता है जिसकी स्नेक स्किन पूरी तरह इंटैक्ट हो और फैंग्स टूटे न हो, तो फार्मेसी सीधे 60 टेल्स ऑफ स्नोफ्लेक सिल्वर का कैश पेमेंट करने के लिए तैयार है। एक जीव के बदले इतनी बड़ी रकम किसी भी आम इंसान को पूरी लाइफ टाइम ऐशो आराम देने के लिए काफी थी। लियूजी भी उनकी बातें सुन रहा था और सोचता है कि ये ऑफर वाकई बहुत टेम्पटिंग है, पर वे लोग जिस खतरनाक चोटी को पार करने की बात कर रहे हैं वो बहुत ही रिस्की है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो जहर इतना विशियस था कि उस पर किसी साधारण तलवार या ब्लेड का कोई असर नहीं होता था। सीधे उनके सामने जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। लियूजी अपनी स्ट्रेंथ को असेस करके सोचता है कि इस वक्त उसकी ताकत इतनी नहीं है कि वो बिना वजह ऐसे जानलेवा जीवों के पंगे में फंसे। लेकिन डोंगबा अगर खुलेआम वज्रा चेन्स और फिशिंग नेट्स का डिस्प्ले करके जा रहा है तो उसके पास एब्सोल्यूट सर्टेनिटी जरूर होगी। लियूजी सोचता है कि उस गहरे ड्रैगन रिच की सबसे टेरिफाइंग चीज कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि इंसान का अपना दिल और उसकी ग्रीड होती है। इस जंगल में जहां लोग एक दूसरे को जिंदा निगल जाते हैं, दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान गंवाना एक अनफॉर्चुनेट बात थी जो वहां हर रोज होती थी। डोंगबा का प्रेस्टीज न जाने कितने कॉम्पिटिटर्स की लाशों पर पैर रखकर बना था, इसीलिए कोई उसकी टेरिटरी में कदम नहीं रखता था। लियूजी जानता था कि इस बेरहम दुनिया में खुद की स्ट्रेंथ ही सर्वाइवल का एकमात्र फाउंडेशन है। इस वक्त उसकी वाइटल एनर्जी और ब्लड एक बेहतरीन अपवर्ड फेज में थे, इसलिए वो सिर्फ बर्निंग बॉडी रेस्टोरेंट के महंगे मेडिसिनल क्विजीन पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रह सकता था। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि उसे अपनी बॉडी के ब्लड को बैलेंस रखने और इंटरनल ऑर्गन्स को नरिश करने के लिए कुछ माइल्ड जड़ी बूटियों की जरूरत थी ताकि उसकी कल्टीवेशन सेफ रहे। वो सूप और पानी में भिगोकर पीने के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने लोकल फार्मेसी जिशेंगटैंग पहुंचता है। वो ओनर से अच्छी क्वालिटी के यैम्स और लाइकोरिस का स्टॉक मांगता है। लियूजी जानता था कि कोडोनॉप्सिस और पॉलीगोनम जैसे महंगे हर्ब्स न सिर्फ बजट से बाहर थे बल्कि उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत डोमिनेटिंग होती हैं। इंसान की बॉडी एक कैल्ड्रन की तरह होती है, इसलिए एक ही स्टेप में आसमान छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यम सीधे स्प्लीन और स्टमक को नरिश करता है और लिकोरिस शरीर की वाइटल एनर्जी को बढ़ाकर इंटरनल हीट को क्लियर करती है, जो इस वक्त लियूजी की बॉडी के लिए सबसे बेस्ट सूटेड थी। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ खड़ा मुनीम बहुत ही रूड था। वो लियूजी के साधारण कपड़ों को देखकर लापरवाही से उसे खुद सामान चुनने को कहता है। जब लियूजी उससे 20 साल पुराना यम या उतनी ही पुरानी लिकोरिस मांगता है तो मुनीम गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें इन प्रेशियस मेडिसिन की कीमत का कोई अंदाजा भी है? तुम्हारे जैसे कंगाल लड़के के लिए उनकी वैल्यू जानना ही बहुत बड़ी बात है। उसने लियूजी पर उसका टाइम वेस्ट करने का आरोप लगाया और उसे तुरंत वहाँ से दफा होने को कहा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि तभी पीछे से जिशेंगटैंग फार्मेसी का मेन बॉस बाहर आता है और उस मुनीम को एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। बॉस चिल्लाता है कि तू बिल्कुल अंधा हो चुका है, जो एनिंग काउंटी के उस महान युवा हीरो को नहीं पहचान पाया जिसने अकेले ही 3-लेगेड टोड की आफत को खत्म किया है। ब्रदर लियो ने अपनी जान पर खेलकर हमारे पूरे पड़ोस को एक बड़े डिजास्टर से बचाया है। बॉस उस मुनीम को डांट कर पीछे लकड़ियां चॉप करने के काम पर भेज देता है। बॉस तुरंत लियोजी का आदर करते हुए उसे VIP चेयर पर बिठाता है और उसके लिए अपने पर्सनल कलेक्शन से निकाली हुई स्पेशल प्री रेन लॉन्जिंग टी सर्व करवाता है। लियोजी सोचता है कि इस सरकारी एंडोर्समेंट और फेम के अपने ही बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से लोग उसे रिस्पेक्ट देने पर मजबूर हैं। लियूजी बॉस से पूछता है कि आपकी दुकान का स्टोर फ्रंट इतना स्पेशियस है और लोकेशन भी प्राइम है, फिर आप यहाँ और ज्यादा हाई क्वालिटी और प्रेशियस मेडिसिन इंपोर्ट करके क्यों नहीं रखते? अब हम अगले सीन में देखते हैं कि
जिशेंग टैंग का बॉस एक गहरी सांस लेकर बताता है कि ब्रदर लियू, आप अभी यंग हैं और आपको इस मार्केट का कड़वा सच नहीं पता। ये बिजनेस दिखने में फ्री ट्रेड लगता है, पर रियलिटी में हम अपनी मर्जी से कीमती मेडिसिन कलेक्ट करके नहीं बेच सकते। हमारे इस एनिंग काउंटी में मेडिसिनल हर्ब ट्रेड के रूल्स बहुत पहले ही सेट कर दिए गए हैं। उस विशाल लॉन्जी रिज से हर दिन भारी तादाद में हाई क्वालिटी की जड़ी बूटियां बाहर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं और उन्हें सीधे जूफू डचेंग जैसे बड़े शहरों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। इस पूरे ट्रेजर बाउल पर बड़े लोगों की नजर है। टी हॉर्स रोड पर राज करने वाले इन्फ्लुएंशियल नोबल्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा कारवां और सिंडिकेट फॉर्म कर लिया है, जिसे आज सब होंग मोहंग ब्रांड के नाम से जानते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि होंग मोहांग ग्रुप मार्केट प्राइस से पूरे 20 से 30% ज्यादा कीमत ऑफर करके सीधे उन गरीब हर्ब गैदरर्स से सारा माल एडवांस में खरीद लेता है। भारी पैसे के सामने हर कोई अपना सबसे बेस्ट माउंटेन प्रोडक्ट सीधे होंग मोहंग के एजेंट्स को सौंप देता है। अब हमारी जैसी लोकल छोटी फार्मेसीज के पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनसे प्राइस में कम्पीट कर सकें। पिछले 2 सालों के भीतर इस सिंडिकेट ने ऐसा जाल बुना है कि या तो आप उनकी गुलामी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके उनके सब डीलर बन जाओ या फिर अपनी दुकान बंद कर दो। वे पहले अपनी पैसे की ताकत से पूरे मार्केट के सोर्स और सेल्स चैनल को कंट्रोल करते हैं और फिर ओपोनेंट को पूरी तरह एलिमिनेट कर देते हैं ताकि उनकी डोमिनेंस बनी रहे। ये एक ऐसा खूनी बिजनेस है जहां बिना तलवार चलाए लोगों को तबाह कर दिया जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वे होंग मोहंग के बड़े स्टोर्स आज इस पूरे इलाके के लोकल टायरेंट बन चुके हैं। बॉस बताता है कि मेरे इस जिशिंग टांग ने उनके गुलामी के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, जिसके नतीजे में आज हमारे पास बेचने के लिए सिर्फ वो स्क्रैप्स बचे हैं जो उनके हाथों से फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। अगर हम कभी छुपकर कोई अच्छी दवा बेचने की हिम्मत भी कर लें तो अगले ही दिन उनके गुंडे आकर हमारी पूरी दुकान को तहस नहस कर देंगे। बॉस लियू जी से कहता है कि अगर आप सच में अपनी कल्टीवेशन के लिए कोई बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन खरीदना चाहते हैं तो आपको सीधे विचनटांग फार्मेसी जाना होगा। उनके ओनर यांग डोंगजिया सीधे होंग मोहंग के पेट्रियार्च के सबसे खास माने जाते हैं, इसीलिए पूरे एनिंग काउंटी के भीतर सिर्फ उन्हें ही टॉप ग्रेड दवाओं का बिजनेस करने का ऑफिशियल राइट मिला हुआ है। लियू जी समझ जाता है कि हुइचनटांग के लोग इतने रेकलेस क्यों थे और क्यों सरकारी दफ्तर के सिपाही भी आंखें बंद कर लेते थे। इस एनिंग काउंटी का पानी उसकी सोच से भी कई गुना ज्यादा गहरा था। दुकान का बॉस लियू जी को बताता है कि ये 20 साल पुराना याम और टॉप ग्रेड लिकोरिस पूरे 450 कॉइन्स का है। होंग मोहांग की बैकिंग की वजह से वे लोग इसकी इतनी एग्जॉर्बिटेंट कीमत वसूल रहे थे जो दिन दहाड़े की गई डकैती थी। तभी अचानक फार्मेसी के बाहर से एक भारी आवाज गूंजती है जो लियू जी को एनिंग काउंटी का नया भेड़िया और महान हीरो कहकर बुलाती है। लियू जी मुड़कर देखता है तो वहाँ एक मस्कुलर और खतरनाक ऑरा वाला आदमी खड़ा था जिसका नाम मास्टर शू था। मास्टर शू लियू जी की एबिलिटी की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि मास्टर शू लियू जी को सीधे ऑफर देता है कि क्या तुम मेरे अंडर काम करने और मुझे फॉलो करने में इंटरेस्टेड हो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें लाइफ में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और तुम लॉन्जी रिज के पहाड़ों से आने वाले कीमती माल में से अपनी पसंद की कोई भी चीज चुन सकते हो। ये सीधे लॉर्ड शुए का तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर होगा। लियू जी बड़ी समझदारी से झुककर कहता है कि लॉर्ड शुए, आपकी इस जेनरोसिटी के लिए धन्यवाद, पर मेरी एबिलिटी बहुत शैलो है। मैं तो बस पहाड़ों से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके अपना पेट पालता हूँ। मेरी ऐसी कोई औकात नहीं कि मैं किसी बड़े मुकाम का लालच करूँ। मास्टर शू इस रिजेक्शन को भांप लेता है, पर मुस्कुराते हुए काउंटर पर खड़े बॉस से कहता है कि ब्रदर लियू ने आज जो भी सामान चुना है उसका पूरा अकाउंट सीधे शुए के खाते में रिकॉर्ड कर दिया जाए। इसकी पूरी पेमेंट मैं करूंगा। इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझो। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियू जी जानता था कि अगर उसने इस वक्त मास्टर शू के इस गिफ्ट को रिफ्यूज किया तो ये सबके सामने एक पब्लिक स्लैप जैसा होगा। मास्टर शू का नेचर बहुत वेंजफुल और रूथलेस था, जो अपना रास्ता रोकने वाले को मॉर्टल एनिमी बना लेता था। इसलिए लियू जी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं लॉर्ड शुए के इस जेनरस गिफ्ट के लिए दिल से आभारी हूँ। मास्टर शू जोर से हंसते हुए कहता है कि बहुत जल्द इस पूरे ड्रैगन रिज का मौसम बदलने वाला है और तब सारे फैसले सिर्फ मेरे इशारों पर ही होंगे। एक वाइज पर्सन वही होता है जो वक्त की नजाकत को देखकर झुकना जानता है। तभी अचानक बाहर सड़क से एक आदमी चिल्लाता हुआ भागता है कि कल रात गोल्डन नाइफ डोंगबा पहाड़ों के भीतर पूरी तरह हरा दिया गया और उसका पूरा गैंग कोलैप्स हो चुका है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ये खबर सुनते ही पूरी फार्मेसी में सन्नाटा छा जाता है। वो आदमी बताता है कि सिर्फ डोंगबा ही नहीं बल्कि उसके अंडर काम करने वाले जितने भी रूथलेस फाइटर्स थे वे सब के सब वहीं पहाड़ों के भीतर मारे गए। वे लोग पहाड़ों की चोटी के पार रहने वाले उन जहरीले जीवों के छत्ते को पकड़ने गए थे, पर वहाँ कुछ भयानक गड़बड़ हो गई जिससे डोंगबा की पूरी पेट्रोलिंग टीम कम्प्लीटली आने ही लेट हो गई। जब कल रात डोंगबा की बॉडी को नीचे लाया गया तो उसके सीने के ठीक बीचों बीच एक विशाल और डरावनी ब्लीडिंग होल बनी हुई थी और उसके शरीर से जहर की अजीब ऑयली खुशबू आ रही थी।
उसे ओवरनाइट काउंटी के सबसे बड़े मेडिकल क्लिनिक में शिफ्ट किया गया है, जहां डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लियोजी ये सुनकर दंग रह जाता है कि डोंगबा जैसे पावरफुल फिगर्स जो इस काउंटी में इतने सालों से एंट्रेंच थे, वे भी सिर्फ एक ही दिन में तबाह हो गए। ड्रैगन रिज वाकई हर कदम पर जानलेवा खतरों से भरा हुआ है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अब सीन शिफ्ट होता है उस मेडिकल क्लिनिक के भीतर, जहां डोंगबा की खूबसूरत वाइफ रोते हुए डॉक्टर लू के पैरों में गिर जाती है और अपनी पूरी फैमिली वेल्थ देने का वादा करके अपने पति की जान बचाने की भीख मांगती है। डॉक्टर लू कहते हैं कि मैडम डोंग, सच तो ये है कि मास्टर डोंगबा के सारे इंटरनल ऑर्गन्स के भीतर उस क्वीन बी का वेनम पूरी तरह इन्वेड कर चुका है और उन्होंने बेहद टॉक्सिक पॉइजनस मियाज्मा को भी भारी मात्रा में इनहेल कर लिया है। इन दोनों डेडली पॉइजन्स के कॉम्बिनेशन ने उनके हार्ट मेरिडियन के पूरे एसेंस और फाउंडेशन को कम्प्लीटली डैमेज कर दिया है और जहर उनकी बोन मैरो तक गहराई से सीप कर चुका है। जब महिला दूसरा रास्ता पूछती है तो डॉक्टर लू कहते हैं कि सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता है। अगर हमें कोई ऐसा रेयर प्लांट मिल जाए जो पूरे 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो, जिसे डेलिकेट स्नो ग्रास कहा जाता है, तो शायद उसकी फ्रेश एसेंस को एक्सट्रैक्ट करके मास्टर डोंगबा के शरीर के भीतर एक आखिरी उम्मीद जगाई जा सकती है। वो महिला तुरंत उसे विचिनटांग फार्मेसी से किसी भी प्राइस पर खरीदने की बात करती है, पर डॉक्टर लू कहते हैं कि वो 100 साल पुरानी स्नो ग्रास एक अमूल्य खजाना है जो शायद उनके पास भी न हो, और अगर अवेलेबल भी हो तो वे जानते हैं कि डोंगबा अब उनके रास्ते का कांटा नहीं रहा, इसलिए वे आपको वो लाइफ सेविंग ड्रग कभी नहीं बेचेंगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि उसी रात मास्टर शू अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ था। उसका एक खास जासूस आकर इन्फॉर्म करता है कि मास्टर शू, कल रात की वो न्यूज बिल्कुल सच है। वो बूढ़ा बास्टर्ड डोंगबा अब पूरी तरह फॉल हो चुका है और क्लिनिक में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जब उसे लाया गया था तो उसका पूरा शरीर पर्पलिश ब्लैक हो चुका था, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा हो। वो अब एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। मास्टर शू का एक आदमी कहता है कि उस क्वीन बी का वेनम और 100 साल पुराना जहरीला मयास्मा झेलना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मास्टर शू कोल्ड टोन में कहता है कि अगर डोंगबा कल रात ही जंगल में मर गया होता तो सारी चीजें वहीं खत्म हो जाती, पर अगर वो अभी भी सिर्फ एक धागे से अपनी जान को लटका कर बैठा है तो उसके अंडर काम करने वाले ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड्समैन और उसकी खूबसूरत वाइल्ड वाइफ इतनी आसानी से अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सर्वाइवल के लिए हाथ पैर मारेंगे। और इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।